हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन दैट मींस एमपीएससी का जो टेक्निकल का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पेपर 1 है उसका हम लोग डिटेल सॉल्यूशन करने वाले गाइस। ये जो पेपर है हमारा 2018 का पेपर है गाइस। 24 नवंबर 2018 को ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। आपको जैसे पता ही है पेपर 1 और 2 हमारे पास इस तरीके से दो पेपर रहते हैं, जहाँ पे हमारे पास हर एक पेपर में 100 और दूसरे पेपर में 100 क्वेश्चन ऐसे मिला के 200 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, ये हमारा सबसे पहला पार्ट है गाइस। ठीक है, जिसमें हम लोग पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। उसी तरीके से हम लोग पेपर 2 का भी पेपर 1 का जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रहेंगे 51 से लेके 100 प्लस आपका जो पेपर 2 रहेगा उसके भी 100 क्वेश्चन ऐसे मिलाते हुए हम लोग 200 क्वेश्चन जो है कंप्लीटली सॉल्यूशन कराने वाला है। ये आपके आने वाले अभी जो अप्रैल 2023 में मेंस के एग्जामिनेशन है काफी इंपॉर्टेंट है। आई वांट टू हार्डली कांग्रेचुलेट यू जितने सारे एस्पिरेंट ने प्रीलिम्स क्लियर किया। काफी सारे रिसेंटली अभी हमें एस्पिरेंट जो हमें कनेक्ट कर रहे कि हमें पूछ रहे कि किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए वगैरह। इसका मैं गाइडिंग सेशन जो है डेफिनेटली लेके आने वाला हूँ, लेकिन कुछ कुछ जो चीज़ें आपको आज के सेशन से बता देना चाहता हूँ, क्योंकि आपका जो एग्जामिनेशन है वो अप्रैल जो है, ठीक है, अप्रैल 2023 में आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड है। ठीक है, मेंस का एग्जामिनेशन। ठीक है, जिसके लिए आपको सारे पेपर्स को एनालाइज करना और जो कुछ स्ट्रेटेजी है वो आपको फॉलो करना जरूरी है। अब ये सारी चीजें जो डिपेंड करती है आपके रिस्पॉन्स के ऊपर। जितने भी एस्पिरेंट्स सीरियस है और प्रिपेयर करना चाहते हैं और जिनका प्रीलिम्स क्लियर हो चुका है वो हमसे कम्युनिकेट करे वाया टेलीग्राम, वाया इंस्टाग्राम या फिर कोई भी मेथडोलॉजी से। आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज का, और वहाँ पे काफी सारे एस्पिरेंट ने हेल्प सेक्शन में जाके उन्होंने हमें बताया कि ये जो प्रिपेयर करना चाहते हैं जिनका प्रीलिम्स क्लियर हो चुका है, तो इससे क्या है हम लोग आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराने के लिए या फिर इसकी जो गाइडेंस है मैं आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, आज के सेशन में सारी चीजें क्लियर होने वाली। ठीक है, अगर आपको 2022 का जो अभी मेंस का एग्जामिनेशन हुआ था इसका कंप्लीट एनालिसिस चाहिए, दैट मीन्स आप देख सकते हो इस पार्ट 1 में, ठीक है, 1 to लेके 50 क्वेश्चन है, पार्ट 2 में 51 से लेके 100 क्वेश्चन है, और पार्ट 2 में जो पेपर 2 हुआ था उसके भी 100 क्वेश्चन है। ऐसे 200 क्वेश्चन का कंप्लीट एनालिसिस हमने क्विकली सॉल्यूशन करा दिया। दैट मीन्स अभी भी आप सोच सकते हो 2022 का भी पेपर हमने सॉल्यूशन करा दिया, और ये यूट्यूब पे सबसे पहली बार हमने सॉल्यूशन करा दिया गया। ठीक है, इसी के साथ 2019 के भी पेपर हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप देखना चाहते हो 24 नवंबर 2019 का जो मेंस के पेपर हुए थे इसका भी पेपर 1 और पेपर 2 अवेलेबल है। दैट मीन्स अगर आज तक की बात की जाए तो हमारे पास 600 क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन एनालिसिस अवेलेबल है। काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में आता है कि सर हमारे पास इतने शॉर्ट नोटिस में हम लोग किस तरीके से इसका प्रिपरेशन किया, इसकी भी आपको मैं सारी गाइडेंस बताने वाला हूँ। अगर आप एक सेशन के लिए इंटरेस्टेड हो कि किस तरीके से स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलाओ, कमेंट करके बताइएगा। मैं 1 से 2 दिनों के अंदर मैक्सिमम आपका एक लाइव सेशन लेके मैं आपको सारी चीजें बता देने वाला हूँ। तब तक आपको ये सारे सेशन जाके देखने सारे यूट्यूब पे अवेलेबल है, इस फ्री ऑफ कॉस्ट इसको जाके देख सकते हो। ठीक है, सारे जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड करा देता हूँ। ओके, और अगर आपको आने वाले एमपीएससी के लिए प्रिपेयर करना है, प्रीलिम्स के लिए, और अगर आपको मराठी प्रिपेयर करना है इसलिए काफी कम टाइम के लिए अभी हमारा जो कूपन कोड है अवेलेबल है इस फ्लैट 50, इसके लिए आप 1 साल के लिए कंप्लीट इस मराठी को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं सिर्फ 99 रुपीज में। ठीक है, इसको अवेल कीजिएगा जल्दी से जल्दी, क्योंकि आपको देख सकते हो काफी सारे स्टूडेंट्स को इसमें से फायदा भी हुआ है। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हमने इसके अंदर डाल के रखे, इंपॉर्टेंट है, डिटेल में एक एक टॉपिक को समझाया और इसकी ई बुक भी मेंशन की। इसके लिए आप कोजिफाई के ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी, और कूपन कोड को भी लगाइएगा इस फ्लैट 50। जल्दी से जल्दी इसका जो प्राइस है वो रेज होकर 199 रुपीज ही हो जाएगा। सो टेक मैक्सिमम बेनिफिट अगर आप अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया होगा तो। ठीक है, और एक चीज आपको मैं एक कोर्स रिकमेंड करना चाहता हूँ, क्योंकि काफी सारे दिनों में अभी रिसेंटली जब से प्रीलिम्स का रिजल्ट लगा है, ठीक है, काफी सारे लोग हमें क्रैश कोर्स के बारे में या फिर हमें किस तरीके से टॉपिक प्रिपेयर करना है इसके बारे में पूछ रहे हैं। अगर हम लोग इसका क्रैश कोर्स लाते हैं तो इसके एडिशनली जो टॉपिक्स है वो हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो सिलेबस है काफी वास्ट है। ठीक है, अगर हम लोग इसका लाइव बैच भी आज से भी चालू करें या फिर आपको रिकॉर्डेड सेशन भी प्रोवाइड करा दो नए से, तो वो हार्ड टू नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से पढ़ानी रहती। तो हमने जो एक कोर्स हमने इसके पहले ला के रखा था, आप ये सारे जो टॉपिक्स देख सकते हो। अभी मैं आपको बताता हूँ 2022 में जो है 50+ क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो है था, ओके, ये जो पेपर हुआ था गाइस, ये दोनों भी पेपर में 50+ क्वेश्चन जो थे वो उस कोर्स से पूछे गए थे, और जो मैंने आपको सेशंस रिकमेंड किए थे। ठीक है, एलिमिनेशंस वगैरह सेशन हो गया, एज रिस्क क्वेश्चंस और एज रिस्क एपिक कॉन्सेप्ट आपको वहाँ पे देखने को मिले थे। मैं आपको इसका प्रूफ के साथ भी हमने सारे इस सेशन के अंदर बताया कि किस तरीके से आपको ये फायदा हुआ इस कोर्स के बारे में। अभी मैं आपको जो डायर प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्जामिनेशन के लिए, उनको मैं विदाउट एनी डिले इसको ज्वाइन करने के लिए 100% रिकमेंड करूंगा, क्योंकि सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। इतने 12 टॉपिक नहीं, आप देख सकते हो यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कंट्रोल सिस्टम, नेटवर्क फिल्टर्स है,
ट्रैक्शन से लेके सारी चीज़ें जो है, ठीक है, सिर्फ कम्युनिकेशन नेटवर्क छोड़ के, मैटलैब, ऑटोकैड छोड़ के और बाकी आपका जो है एनवायरमेंटल का एक टॉपिक छोड़ के बाकी सारे टॉपिक्स आपको, एनवायरमेंटल स्टडीज छोड़ के ये सारे टॉपिक जो है 28 के 28 टॉपिक, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर दिस मैनेजमेंट जो आपको काम में नहीं आने वाला है, और ह्यूमन वैल्यूज। तो ये 26 टॉपिक जो है गाइस आपको डेफिनेटली एक बूस्ट प्रोवाइड करा देंगे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के माध्यम से कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है ये 1 से 1.5 महीने में, ठीक है। इसको ज्वाइन कीजिएगा गाइस। इसके अलावा अगर हम लोग आपके रिस्पांस के अकॉर्डिंगली डिपेंड करते हैं कि एमपीएससी के कोर्स हम लोग जल्दी से जल्दी लाने वाले या फिर इसके मॉक टेस्ट भी लाने वाले, ठीक है। तो आपका जिस तरीके से आपको रिक्वायरमेंट रहती है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप इसके लिए इंटरेस्टेड हो या नहीं। अगर आप इसको आज ज्वाइन भी कर ले तो मैं आपको अश्योरिटी बता देता हूँ, ठीक है। इसका ये जो हमने यूपीपीसीएल जेईई का कोर्स है इसके नाम के ऊपर मत जाइएगा गाइस, क्योंकि ये प्रूवन रह चुका है हमारे रिसेंटली 2022 के एमपीएससी के एग्जामिनेशन को लेते हुए भी, ठीक है। इसका कूपन कोड है JEE20, ये 399 रुपीज़ में आप इसको ज्वाइन कर लो गाइस, ठीक है। इसके अलावा अब देखिए, इसके अलावा भी हमारे पास में कुछ टॉपिक जो आते हैं जैसे HVAC हो गया, ठीक है, और फैंस एंड ब्लोअर्स हो गया, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स भी अगर आपको एडिशनल चाहिए होंगे और अगर हम लोग क्रैश कोर्स लॉन्च करते हैं तो इसका जो भी आपका फीस रहेगा, ठीक है, 399 रुपीज़ पे किया गया वो वेव ऑफ हो जाएगा और आपको अपग्रेड करा दिया जाएगा हमारे नेक्स्ट एमपीएससी के कोर्स में, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा कि आपका जो ये सारे टॉपिक्स है ये तो उसमें रहेंगे प्लस एडिशनल आपके जो नए नए टॉपिक्स है, ठीक है, जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हो कि आपको कौन से टॉपिक की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि HVAC, फैंस एंड ब्लोअर, ये तो हम लोग उसके अंदर एडअप करेंगे और कुछ एडिशनल टॉपिक्स होंगे तो वो भी हम लोग एडअप करेंगे कि आपके आने वाले सभी एग्जामिनेशन के लिए काम में आएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए मैं काफी सहूलियत का एक काम करके रख रहा हूँ, तो आप इसको आज से ज्वाइन कर लो और आज से ये सारे सेशन अच्छे तरीके से वॉच कर लेना है। आपको सबसे पहले तो दोनों भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, कोचिफाई और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज को। इस कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। इसके लिए कूपन कोड भी मैंने मेंशन करके रखा था JEE20 करके। इस कूपन कोड को भी जल्दी से जल्दी हटाया जाने वाला है, ठीक है। आप जल्दी 1 से 2 दिनों के अंदर, ठीक है, मैक्सिमम 3 से 4 तारीख तक भी हमारा ये कूपन कोड रहने वाला है। इसके बाद में सिर्फ इसमें डायरेक्टली 49 रुपीज़ का इंक्रीमेंटल होगा, ठीक है। अगर आप इसको भी ज्वाइन कर लेते हो और एमपीएससी का क्रैश कोर्स भी आता है आपका, तो भी आपकी जो फीस है 399 रुपीज़ ये माइनस करके भी आपको इस तरीके से कूपन कोड दिया जाएगा जो आपको इस क्रैश कोर्स में काफ़ी कम, इतनी जो अमाउंट आपने पे की थी ये माइनस होके इस क्रैश कोर्स में आप अपग्रेड कर दिए जाओगे, ठीक है। तो आपका पैसा भी वेस्ट नहीं होने वाले और आपकी प्रिपरेशन भी आज से शुरू होने वाले, क्योंकि ये जो सारे सेशंस हैं, ठीक है, ये जो सारे सेशंस है गाइस ये सारे रिकॉर्डेड सेशंस है और आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो अभी से, ठीक है। मान लो आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंपोनेंट एंड डिवाइस, और ये प्रूवन रह चुका है 2022 का जो अभी रिसेंटली नवंबर में पेपर हुआ ना, जो मैंने आपको ये स्टार्टिंग में बताया था, ये जो हमारा पेपर होता 29 अक्टूबर 2022 को, इसके लिए प्रूवन रह चुका है। इसीलिए मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ, नॉट नेसेसरीली कि हम लोग कोई दूसरे एग्जाम का कोर्स हम लोग रिकमेंड करें, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये जो सारी इसमें हमने इन्फॉर्मेशन डाल के रखी है, ये ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, इसके अंदर हमने बाकी सारी भी चीज़ें एडअप करा के रखी है, ठीक है। तो ये सारे फायदेमंद ही आपके एग्जामिनेशन के लिए। इसके अलावा भी कुछ हम लोग एडिशनल टॉपिक लाने वाले हैं, डिपेंड करता है कितने सारे एस्पिरेंट्स हमें रिस्पॉन्स करते हैं एमपीएससी के मेंस के लिए, ठीक है। तो जितना आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा उतने जल्दी मैं आपको क्रैश कोर्स लॉन्च करा दूंगा और उसके अंदर HVAC हो गया, फैंस एंड ब्लोअर्स हो गया, ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर अप करा देंगे, ठीक है। सो आपका अच्छी तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगा और आपका टाइम ना वेस्ट हो नए कोर्स का वेट करने के पहले, ये सारे टॉपिक्स का आपकी प्रिपरेशन जल्दी से जल्दी हो जाए, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, इसके सारे सेशन कंटिन्यू वॉच कीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद इतना तो आपको इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन ये सारे टॉपिक्स आपको उस कोर्स में भी मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इसको ज्वाइन कर लेना गाइस और अच्छी तरीके से प्रिपरेशन शुरू कर लेनी है। आज हम लोग हमारे फर्स्ट पेपर 1 का जो 50 क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट 50 क्वेश्चन है उसको हम लोग डिटेल एनालिसिस करते हैं, ठीक है। इसको आपको समझ लेना है किस तरीके से। इसके बाद 2019 का पेपर हुआ था, उसको भी आपको वॉच कर लेना है। सबसे पहले तो 2022 का पेपर आप वॉच कीजिएगा, ठीक है। ये हमारा 2018 का पेपर रिमेनिंग था, इसलिए हमने इसको अपलोड करा दिया। सबसे पहले तो 2022 का होना चाहिए, 19 का, देन 18 का, ठीक है। ये आपका स्ट्रेटेजिकली होना चाहिए, ओके। हालांकि हम लोग 2018 के सारे क्वेश्चन को कवर अप करा ही लेंगे, लेकिन जितना एस्पिरेंट्स इंटरेस्टेड है मॉक टेस्ट में या फिर इसके क्रैश कोर्स के लिए, मुझे जरूर बताइएगा। काफी क्रूशियल टाइम है गाइस और ये आपकी लास्ट एग्जामिनेशन होने वाले जो MCQ बेस्ड होने वाली है और इसमें काफी हाईली चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। अराउंड 700 प्लस का एस्पिरेंट्स का आई गेस उसमें प्रीलिम्स क्लियर हुआ है। आई विश सारे एस्पिरेंट्स अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें और एक अच्छी तरीके से इस एग्जामिनेशंस को क्लियर करेगा, इसकी क्योंकि डेफिनेट होती है और इसमें काफ़ी अच्छा स्कोर आप कर सकते हो अगर आपके कॉन्सेप्ट, ठीक है,
और एक मैं कल का लाइव सेशन लेने वाला हूँ, वो आप इंटरेस्टेड हो उसके लिए, ठीक है। तो आपको 2 चीज़ें मुझे सबसे पहले बता लेनी है, ठीक है, कि कितने सारे एस्पिरेंट्स एक लाइव डिस्कशन के लिए इंटरेस्टेड है, ये मुझे बताइएगा। और दूसरी बात कि आपको किस तरीके से कितने सारे एस्पिरेंट्स को क्रैश कोर्स की रिक्वायरमेंट रही। जितना क्रैश कोर्स का मुझे बताओगे तो आपको मैं काफ़ी एडिशनल इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रहेंगे एमपीएससी के लिए वो भी मैं उसके अंदर एडअप करा दूंगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें बतानी है, ठीक, सो दैट हम लोग उसके अकॉर्डिंग प्लान करके जल्दी से जल्दी, ठीक है, विद इन कमिंग फ्यू डेज आपको मैं वो प्रोवाइड करा दूंगा। सो अभी हम लोग हमारे इस पेपर उनके सोल्यूशन की ओर देखते हैं हमारा सबसे पहला। ओके, सो अभी हमारे सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं गाइस। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द स्टेटर वाइंडिंग ऑफ अ सिंगल फेज मोटर इज प्लेस्ड इन द डैश। ओके, अभी देखिए बोला गया है कि जो हमारी स्टेटर वाइंडिंग होती है एक सिंगल फेज मोटर की, वो कहाँ प्लेस की जाती है, कहाँ हाउस की जाती है, ठीक है। यहाँ पे प्लेस किया गया है, यहाँ पे ऑप्शन रह सकता है कि हाउस इन अ, ठीक है, इस तरीके का आपको ऑप्शन रह सकते हैं। दैट मीन्स वो कहाँ पे हम लोग इंस्टॉल करते हैं, कहाँ पे लगाई जाती है। कुछ 4 ऑप्शंस में हमारे पास में जो ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे वो काफ़ी कंफ्यूजिंग से रह सकते हैं। अब ये क्योंकि 2018 का पेपर है, ठीक है, इसमें कुछ आपको ऑप्शंस काफ़ी सारे इजी पे देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अभी तक हमने 2022 तक का भी पेपर हमने सॉल्व करा के देख लिया गाइस, ठीक है। और जैसे आपका 2023 का भी होता है उसका भी हम लोग डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। अब देखिएगा इसमें क्या आपको कैच होता है। ओके, स्टेटर वाइंडिंग हम लोग स्टेटर पे फिक्स करते हैं यहाँ पे, लेकिन हमारे पास ऑप्शन है आर्मेचर और फील्ड, ऐसे ऑप्शंस को आपको एलिमिनेट करते हुए चलना है। ओके, ध्यान में रखिएगा गाइस, जो मेन वाइंडिंग और स्टेटर वाइंडिंग रहती है ये हमारे स्टेटर में ही प्लेस की जाती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो होता है हालांकि आपको इजी रहता है, ठीक है, लेकिन क्योंकि हम लोग इसके मेंस के लेवल को कंसीडर करते हैं, हम लोग काफ़ी कबार जो है वो टफ लेवल के ऑप्शंस मार करके आते हैं। ऐसा नहीं कि आपको फंडामेंटल, ऐसा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको फंडामेंटल अप्रोच रखना है एग्जामिनेशन में। जरूरी नहीं है कि अगर आपको हर एक क्वेश्चन पूछा गया तो वो डिफिकल्टी रहेगा या फिर इसका कॉम्प्लेक्स आंसर ही रहेगा करके, ठीक है। सिंपल है, स्टेटर वाइंडिंग जो है सिंगल फेज मोटर की वो हमारे स्टेटर में प्लेस की जाती है, ठीक है, सिंपल है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, देखिए, द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ अ कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एंगल थीटा बिटवीन 2 वाइंडिंग करंट्स बाय रिलेशन व्हाट। ओके, देखिएगा, द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ अ कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर, ठीक है, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क रहता है, ठीक है, वो डायरेक्टली रिलेट किया गया है एंगल थीटा से बिटवीन इट्स 2 वाइंडिंग करंट्स बाय द रिलेशन, ठीक है, वो रिलेशन है हमारे पास साइन थीटा, ठीक है। जो स्टार्टिंग टॉर्क रहता है हमारे कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर का, वो किस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं, टी एस टी इक्वल्स टू आई एस इन टू साइन ऑफ थीटा। तो ये साइन ऑफ थीटा इस फैक्टर से हम लोग रिलेट करते हैं। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ध्यान में रखिएगा, जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे साइन थीटा के ऊपर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो ये आपको कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर का जो बेसिक प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल, वो भी आपको पता होना चाहिए। अब क्योंकि आप मेंस के एग्जामिनेशन दे रहे हो गाइस, ऐसे आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपने 2022 का पेपर हमने जो अक्टूबर में पूछा गया था 29 अक्टूबर का, वो अगर आपने नहीं देखा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसको भी आपको अच्छी तरीके से वॉच कर लेना है, ठीक है। किस तरीके से मेन वाइंडिंग और किस तरीके से हमारे पास में सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑपरेट होता है, कितने स्पीड पे जो है ऑपरेट होता है, ये भी आपको चीज़ें पता होना जरूरी है। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारे पास, द शिफ्टिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ शेडेड पोल मोटर इज डेवलप बाय यूजिंग डैश, ठीक है। तो शिफ्टिंग मैग्नेटिक फील्ड शेडेड पोल मोटर का ये प्रिंसिपल बताया गया कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, वो किसके द्वारा डेवलप की जाती है, इट इज बाय द यूज ऑफ शेडिंग कॉइल्स, ठीक है। आपने पता होगा ये अगर हमारे पास में स्टेटर है, ठीक है, उसका जो स्ट्रक्चर है ये कुछ इस तरीके से रहता है गाइस, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में, ठीक है, ये मान लो हमारे पास रोटर होता है ना, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वाइंडिंग होती है और यहाँ पे हमारे पास में शेडिंग कॉइल रहती है इस तरीके से डेंसली, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से रहता है, जस्ट लाइक इक्वल एंड अपोजिट, दोनों जगह सेम रहता है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास में मेन वाइंडिंग और यहाँ पे हमारे पास में शेडिंग कॉइल रहता है। तो जो हमारा शिफ्टिंग होता है मैग्नेटिक फील्ड का शेडेड पोल मोटर में, वो हम लोग शेडिंग कॉइल के द्वारा यूज करते हैं, ठीक है। देखिए जो शेडेड पोल मोटर है ये हमारी स्मॉल स्क्विरल केज मोटर है, इट इज अ टाइप ऑफ स्मॉल स्क्विरल केज मोटर। ओके, ये बात ध्यान में रखना होगा, जिसमें जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है इसमें कॉपर रिंग रहती है, जिसमें जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग रहती है वो हमारी कॉपर रिंग रहती है, जिसको हम लोग शेडिंग कॉइल कहते हैं, राइट। जिसमें हम लोग हमारे पास में हर एक पोल में एक सॉर्ट ऑफ इसमें हमारे पास शेडिंग बैंड दिए जाते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। जो ऑक्सिलरी सिंगल टर्न वायरिंग ये वाइंडिंग है हमारी, इसी को हम लोग शेडिंग कॉइल करते हैं। इसके कारण क्या होता है, जो करंट इंट्रोड्यूस होता है इस कॉइल में, ठीक है, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, तो सेकंड इलेक्ट्रिकल फेज में जिसमें हम लोग एक सर्टन दो हमारे पास में कॉइल्स के बीच में फेज डिस्प्लेसमेंट गैप से क्रिएट होता है, जो हमें हेल्प करता है इंटर्न इसको रन करने के लिए।
क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको कोई भी रोटर को रोटेट करना रहा तो हमारे पास में दो एटलीस्ट हमारे पास में फेज रोटेटिंग हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत होती है। दैट मीन्स दो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट रहती है। इसलिए हमारे पास में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो है हमारी सेल्फ स्टार्टिंग नहीं रहती, हमारे पास में दो वाइंडिंग्स के हमारे पास रिक्वायरमेंट रहती है, सो दैट हम लोग इसको एक यूनिडायरेक्शनल एक हम लोग उसको टॉर्क प्रोवाइड करा सके। ठीक है, दो फील्ड की हमारे पास जरूरत रहती है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की हमारे पास जरूरत रहती है। ओके, तो जो डायरेक्शन रहती है हमारे पास, ठीक है, रोटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है, वो कहाँ से रहती है? इट इज फ्रॉम अनशेडेड टू शेडेड पोल। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है अगर आप मेंस के लिए सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो गाइस तो ये सारी चीज़ें आपको मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि इसी कारण एग्जामिनेशन में नॉट नेसेसरीली सेम क्वेश्चन पूछा है, लेकिन जो आपको मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स एंड फिगर बता देता हूँ वो आपको एग्जामिनेशन में डेफिनेटली पूछा थे। ठीक है, जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रहता है, ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकते हैं, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ शेडेड पोल मोटर इट इज फ्रॉम अनशेडेड टू शेडेड। ऑप्शन में ऐसे रह सकते हैं शेडेड टू अनशेडेड, शेडेड टू शेडेड, अनशेडेड टू अनशेडेड, इस तरीके से। तो ये अनशेडेड टू शेडेड पोर्शन में हमारे पास डायरेक्शन रहता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, सो मूव ऑन करते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास? इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ वोल्ट्स पर हर्ट्ज, ठीक है, V/F हम लोग इसको कहते हैं, V/F स्ट्रेटेजी फॉर इन्वर्टर फेड इंडक्शन मोटर इन अ ओपन लूप इज यूज्ड इन अ। देखिए बोला क्या गया, अगर V/H दैट मीन V/Hz दैट मीन वोल्ट बाय हर्ट्ज, इसको हम लोग V/F भी कहते हैं जनरली। ठीक है, V/F स्ट्रेटेजी अगर हम लोग यूज करते हैं इन्वर्टर फेड इंडक्शन मोटर में, ठीक है, ओपन लूप में, वो काफी यूज की जाती है। देखिए ये हम लोग जनरली लो परफॉर्मेंस एप्लीकेशन में यूज करते हैं। यहाँ पे हमारे पास हाई परफॉर्मेंस है और ऑप्शन में हमारे पास 1 और 2 है, ये पे हमारे पास कंफ्यूजन हो सकती है। दो ही ऑप्शन है हमारे पास, लो और हाई परफॉर्मेंस या फिर बोथ। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा जो ओपन लूप V/F कंट्रोल रहता है इंडक्शन मोटर का, ये काफी कॉमन है स्पीड कंट्रोल के लिए हम लोग जिसको यूज करते हैं। इट इज यूज फॉर स्पीड कंट्रोल ऑफ अ इंडक्शन मशीन। ओके, तो ये जो है ये एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव एप्लीकेशन के लिए जो फ्रीक्वेंसी, देखिए फ्रीक्वेंसी कैसी स्पीड को कंट्रोल करती है, NS इज इक्वल टू 120 इंटू F डिवाइडेड P। ठीक है, मतलब कि हमारा जो सिंक्रोनस स्पीड है इन टर्न वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, हमारे वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड है। अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को वेरी करते हैं तो वी कैन रिलेटिवली वेरी द सिंक्रोनस स्पीड, एंड उसके कारण हमारे पास एक्चुअल रोटेटिंग स्पीड जो है NR जो रहता है वो भी हमारा वेरी हो सकता है। ये होता है इसका बेसिक प्रिंसिपल। ओके, इसके भी काफ़ी सारे अलग अलग चीज़ें होती है जहाँ पे हम लोग इस इन्वर्टर फेड इंडक्शन मोटर में हम लोग रेक्टिफायर का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे वेरिएबल वोल्टेज और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर का भी इसमें इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो जिसके कारण ये जो हम लोग ये स्ट्रेटेजी लगाते हैं, ये जो मेथोडोलॉजी हम लोग लगाते हैं, ठीक है, ये हम लोग लो परफॉर्मेंस एप्लीकेशन के लिए इसको यूज करते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, इन अ V/F कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर द रेशियो V/F इज बूस्टेड ड्यूरिंग। अब देखिए सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर दो क्वेश्चन पूछे गए थे। V/F कंट्रोल इंडक्शन मोटर में जो रेशियो रहता है V/F इट इज बूस्टेड ड्यूरिंग बिलो रेटेड फ्रीक्वेंसी, एट हाफ रेटेड वोल्टेज, बिलो 5 हर्ट्ज और अबव रेटेड फ्रीक्वेंसी। तो ध्यान में रखिएगा इस, ठीक है, जो V/F कंट्रोल में इंडक्शन मोटर के जो रेशियो रहता है V/F का वो बूस्ट किया जाता है ड्यूरिंग बिलो 5 हर्ट्ज। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। अब देखिए होता क्या है कि इसमें जो पुल आउट टॉर्क रहता है गैस, पुल आउट टॉर्क जो रहता है, ठीक है, ये पुल आउट टॉर्क ये हमारा कांस्टेंट रहता है बेसिकली। ठीक है, इट इज कांस्टेंट बिलो रेटेड स्पीड। ओके, तो लोअर फ्रीक्वेंसी छोड़ के ये हमारा कांस्टेंट रहता है पुल आउट टॉर्क रेटेड स्पीड के नीचे। लोअर फ्रीक्वेंसी पे पर्टिकुलरली इसका क्या होता है इफेक्ट कि लोअर फ्रीक्वेंसी पे जो हमारा पुल आउट टॉर्क है ये हमारा कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें स्टेटर रेजिस्टेंस का भी इफेक्ट आ जाता है। और जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी जो है फ्रीक्वेंसी अप्रोच होती है 0 पे, ठीक है, तो जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप है, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप जो है गाइस, ठीक है, वो हमारा स्टेटर रेजिस्टेंस के कारण वो काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इसके स्पीड कंट्रोल के लिए। राइट, तो यहाँ पे जो फ्लक्स रिडक्शन जो होता है, ठीक है, ये जो हमारे फ्लक्सेस रिडक्शन होता है इसके कारण, ठीक है, इसके कारण जो है टॉर्क भी हमारा रिड्यूस हो जाता है। और इस इफेक्ट को हम लोग एलिमिनेट करने के लिए, या फिर हम लोग कह सकते हैं इस इफेक्ट को हम लोग एलिमिनेट करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए जो लो स्पीड वोल्टेज बूस्टिंग में हम लोग इस V/F रेशियो को वो बूस्ट करते हैं ड्यूरिंग द लोअर फ्रीक्वेंसीज टू रिस्टोर द फ्लक्सेस। इस फ्लक्सेस को रिस्टोर करने के लिए सो दैट हमारे टॉर्क को हम लोग मेंटेन कर पाए, उसको हम लोग इसको बूस्ट करते। दैट मीन्स बिलो 5 हर्ट्ज इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एट हाफ रेटेड वोल्टेज बिलो रेटेड फ्रीक्वेंसी ऑप्शन नहीं हो सकते, अबव रेटेड फ्रीक्वेंसी ऑप्शन नहीं हो सकते, डायरेक्टली 5 हर्ट्ज रहेगा। ठीक है, ऐसा आपको कहीं पे एग्जामिनेशन में आपको देखने को नहीं मिलेगा कि 5 हर्ट्ज बताया गया है, 10 हर्ट्ज। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से क्वेश्चन उन्होंने पूछा है और ऑप्शन के अकॉर्डिंगली हमने आंसर मार्क कर दिया। बिलो 5 हर्ट्ज जो है लोअर फ्रीक्वेंसीज पे हम लोग इसको बूस्ट करते हैं V/F कंट्रोल पे। ठीक है, यहाँ पे जो रेशियो रहता है V/F का इसको बूस्ट करते हैं। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
एंड अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर ऑपरेट्स एट, अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर ऑपरेट होती है हमारी लैगिंग पावर फैक्टर के ऊपर, इट ऑपरेट्स एट अ लैगिंग पावर फैक्टर। काफ़ी सिंपल है गाइस, इसका जो आपको सिंक्रोनस मोटर और यहाँ पे सिंक्रोनस ऑप्शन रहेगा हमारे पास जनरेटर का, दोनों भी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए। वी कर्व जो है इसमें काफ़ी बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। अब देखिए वी कर्व में क्या होता है, ये होता है हमारा वी कर्व, किसके बीच में प्लॉट किया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये होता है हमारे पास फील्ड करंट वर्सेस आर्मेचर करंट, ठीक है, आई, ओके, आई एफ वर्सेस आई। अब ये आपको जो आई है हमारा ये वाई एक्सिस पे ही रहता है और आई एफ जो है वो हमारा एक्स एक्सिस पर रहता है। यह भी आपको चीज़ें पता होना जरूरी, क्योंकि एग्जामिनेशन में कुछ भी आपको पूछा जा सकता है। ये आजकल ऐसे ही काफ़ी सारे फंडामेंटल क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। ये अगर हम लोग यहाँ पे यूनिटी पावर फैक्टर कंडीशन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से, तो वी कर्व जो है हमारा कुछ इस तरीके से अलग अलग पावर फैक्टर या फिर हमारे पास अलग अलग लोड के लिए ड्रॉ होता है, ठीक है। तो ये मान लो ये हो गया हमारे पास फुल लोड के लिए, ठीक है, ये होता है हमारे पास में हाफ लोड के लिए, ठीक है, और ये हम लोग कंसिडर कर सकते हैं नो लोड के लिए, ये नो लोड के लिए। अब देखिए यूनिटी पावर फैक्टर कंडीशन से अगर हम लोग राइट हैंड साइड जाते हैं तो वो हमारे पास में ओवर एक्साइटेशन आता है, ओवर एक्साइटेशन, और यहाँ पे हम लोग बिलो दिस यूनिटी पावर फैक्टर यहाँ पे अंडर एक्साइटेड रहता है वो, ठीक है। दैट मीन्स अगर हम लोग देख सकते हैं अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर, अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर ऑपरेट होती है हमारे लैगिंग पावर फैक्टर पे। इसी के जस्ट अपोजिट होता है हमारे जनरेटर का। तो देखिए मतलब अगर सिंक्रोनस मोटर की बात की जाए तो लैगिंग पावर फैक्टर पे क्या होता है, फील्ड एक्साइटेशन इस तरीके से रहता है कि जो हमारा बैक ईएमएफ है वो लेस देन वोल्टेज रहता है, ठीक है, मोटर वोल्टेज का, ओके। इसी के जस्ट अपोजिट लीडिंग पावर फैक्टर में क्या होता है कि सिंक्रोनस जनरेटर में वो हमारा जब हमारा ईबी इज इक्वल टू लेस देन वी रहता था उसके इसमें लीडिंग पावर फैक्टर करके वो वर्क करते हैं। इक्वल एंड अपोजिट है, आप इसका एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ लेना, डेफिनेटली एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, ठीक है, आपको इस साल भी, ओके। सो अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, एज कंपेयर टू द स्प्लिट फेज मोटर कैपेसिटर स्टार्ट मोटर हैज, स्प्लिट फेज मोटर को कंपेयर करते हुए कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में क्या ऑप्शन में से है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क, लो स्टार्टिंग टॉर्क, हायर रनिंग टॉर्क या फिर नन ऑफ दिस। तो ध्यान में रखिएगा स्प्लिट फेज मोटर के कंपैरिजन में कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में हायर स्टार्टिंग टॉर्क अवेलेबल है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा, ओके। देखिए अगर हम लोग स्टार्टिंग टॉर्क की बात करें, ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क की अगर हम लोग बात करें, इसको अगर हमें सीरियली लगाना भी है, ठीक है, तो सबसे लो जो रहता है वो रहता है हमारे पास स्प्लिट फेज का, ठीक है, स्प्लिट फेज मोटर का। उसके अगर हम लोग उसके बाद बात करें तो हमारे पास कैपेसिटर स्टार्ट का रहता है, कैपेसिटर स्टार्ट का। उसके बाद में हमारे पास में हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं लाइक दैट, ओके। इसके बाद में कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर का हमारे पास सबसे ज़्यादा टॉर्क रहता है, ओके। तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की अगर हम लोग बात करें एज कंपेयर टू द स्प्लिट फेज तो इसका स्टार्टिंग टॉर्क एज कंपेयर टू हाई रहता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में, द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ अ 3 फेज इंडक्शन मोटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय, स्टार्टिंग टॉर्क जो है हमारे पास 3 फेज इंडक्शन मोटर का हम लोग किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग द रोटर रेजिस्टेंस। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाए। देखिए स्टार्टिंग टॉर्क, ओके, इंडक्शन मोटर का हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं, अलग अलग मेथोडोलॉजी है, ठीक है। एक तो चीज़ है इसका जो हमारा एक्सटर्नल जो इंटरनल रोटर रेजिस्टेंस है, एक तो हमारा इंटरनल रोटर रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। दूसरी बात इसको हम लोग पहले तो इंक्रीज कर सकते हैं, दूसरा अगर हम लोग इसका एक्सटर्नल रोटर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, एक्सटर्नल रोटर रेजिस्टेंस भी अगर हम लोग इंक्रीज करते तो भी हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं। एंड थर्ड चीज़ की हमारे पास V/F कंट्रोल हम लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ये डिपेंड करता है, ओके। तो इसके कारण हम लोग स्टार्टिंग टॉर्क जो है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का वो इंक्रीज कर सकते हैं। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टार डेल्टा स्टार्टिंग ऑफ अ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर कंपेयर्ड विद अ DOL। DOL मतलब क्या होता है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। अब देखिए डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के साथ कंपेयर किया गया, नीड्स टू बी एक्सपांडेड, स्टार्टिंग करंट एंड टॉर्क आर रिड्यूस बाय फैक्टर ऑफ। देखिए क्वेश्चन को फिर से हम लोग एक बार समझ लेते हैं। द स्टार डेल्टा स्टार्टिंग ऑफ अ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर कंपेयर्ड विद अ DOL स्टार्टिंग नीड्स टू बी एक्सपांडेड, द स्टार्टिंग करंट एंड टॉर्क आर रिड्यूस बाय फैक्टर ऑफ। देखिए कंपैरिजन, दोनों के कंपैरिजन की बात की गई, ओके। तो जो स्टार्टिंग करंट होता है, ठीक है, स्टार डेल्टा स्टार्टिंग में, ओके, तो ये किस तरीके से इंप्लीमेंट करती है, जो हमारा स्टार्टिंग करंट है ये हमारा रिड्यूस हो जाता है 1/3 फैक्टर से, 1/3 टाइम्स ऑफ द मान लो ओरिजिनल फुल लोड करंट हमारा, ओके। तो ये हमारा एक फैक्टर बन गया। जो स्टार्टिंग टॉर्क है
उसी के सिग्निफिकेंटली सेम कम होता है, ये होता है हमारे पास 1/3 टाइम्स ऑफ IST अपॉन I फुल लोड होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय S फुल लोड। ओके, तो जो करंट है और स्टार्टिंग टॉर्क है दोनों रिड्यूस होते हैं हमारे इस फैक्टर से 1/3 से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको ऑप्शंस देख रहे होंगे 1/√3, 1/3, ऐसे ही सिमिलर से ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन एक एक क्वेश्चन जो है आपको काफी बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले कराते हैं। अब ये तो एक बात होगी। अगर हमारे पास नेक्स्ट पूछा गया कि स्टार डेल्टा स्टार्टर इक्विवेलेंट है एज एन ऑटो ट्रांसफार्मर रेशियो ऑफ, जिसका रेशियो क्या बनता है, वो रेशियो बनता है 1/√3, जो रेशियो आता है 57.73%। राइट, इस रेशियो से हमारा रिड्यूस वोल्टेज पे वो वर्क करता है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास गाइस, एट 50 हर्ट्ज 3-phase इंडक्शन मोटर हैज अ फुल लोड स्पीड ऑफ 1440 RPM, द नंबर ऑफ पोल्स ऑफ द मोटर्स आर। सिंपल है गाइस, अगर आप काफी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो तो स्पीड को नंबर ऑफ फेज, ये फेज की नहीं बात करें हम लोग, ठीक है, नंबर ऑफ पोल्स और हमारे पास में फ्रीक्वेंसी को देख के हम लोग आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। सिंक्रोनस, देखिए रोटर स्पीड हमारे पास 1440 है। ठीक है, तो सिंक्रोनस स्पीड निकालने के लिए हम लोग किस तरह से निकालते हैं, NS = 120 × F / P। ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड जो है वो इसके बराबर हमारे पास 1500 के पास रहता है। सिंपल है। ठीक है, तो 1500 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1500 विल बी = 120 × फ्रीक्वेंसी कितना है 50 है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ पोल्स हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि वैल्यू आता है 4। ये स्टैंडर्ड ये वैल्यूज गाइस हमारे पास में। अब क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे पास में सिंक्रोनस स्पीड बताई नहीं गई है, ठीक है, या फिर स्लिप का भी वैल्यू बताया नहीं गया, बट यू कैन कंसिडर, यहाँ पे मेंशन होना चाहिए था कि नहीं सिंक्रोनस स्पीड इतना है करके, फिर भी हम लोग इसको आसानी से कंसिडर करके निकाल सकते। ठीक है, ये 1440 RPM है जो है 50 हर्ट्ज के लिए जो 3-phase इंडक्शन मोटर रहती है। ठीक है, इस फॉर्मूला के माध्यम से आप लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अगर हम लोग 120 × F कितना है 50 डिवाइड बाय पोल्स, अगर हम लोग 4 का वैल्यू निकालते हैं तो इसका जो वैल्यू आता है गाइज ये 1500 RPM आएगा। अब यहाँ पे आर्ग्यूएबली आप काफी सारे एस्पिरेंट्स में कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे डेटा इनसफिशिएंट डेटा है, बट द थिंग इज कि आपको एक चीज पता होनी चाहिए फंडामेंटली कि हमारा 3-phase इंडक्शन मोटर का जो फुल लोड स्पीड होता है, ठीक है, वो लेस देन होता है। दैट मीन्स जो रोटर स्पीड होता है वो लेस देन रहता है सिंक्रोनस स्पीड पे। तो सिंक्रोनस स्पीड में जो अगर हमारे पास 1500 RPM पे रन हो रही होगी तो ये उससे थोड़ा सा कम, यहाँ पे 60 का जो ड्रॉप आ रहा है 60 RPM का, ठीक है, वो हमारा रोटर स्पीड हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे आपको लॉजिक लगा के भी आप आंसर मार्क कर सकते हो। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर आप ये 1440 RPM देखते हो, 50 हर्ट्ज देख रहे हो तो डायरेक्टली नंबर ऑफ पोल्स 4 भी आप मार्क कर सकते हैं अगर आपकी उतनी प्रैक्टिस है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर इज 50 साइकिल्स पर सेकंड, ठीक है, तो हमारे पास में रोटर मस्ट रिवॉल्व एट बताया गया। अगर हमारे पास सप्लाई फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनस मोटर की 50 साइकिल्स पर सेकंड है तो ऑब्वियस सी बात है रोटर भी उतना ही रिवॉल्व होना चाहिए 50 साइकिल्स पर सेकंड से। अब क्योंकि ये सिंक्रोनस मोटर है तो जो हमारे पास सिंक्रोनस स्पीड है वही हमारे रोटर स्पीड रहती है। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स जो हमारा रोटर रोटेट होता है विद सिंक्रोनस स्पीड और ऑल्सो जो स्टेटर एमएमएफ रोटेट होता है सेम स्पीड के साथ में। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर आपका फंडामेंटल क्लियर है तो आसानी से आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इन अ सिंक्रोनस मोटर, देखिए अब सिंक्रोनस मोटर में यहाँ पे 4 स्टेटमेंट बताया गया, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बताना है। तो देखिए गाइस, यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर में जो है वो हमारा ई जो है, ठीक है, जो जनरेटेड ईएमएफ है या फिर हमारा टर्मिनल वोल्टेज है, तो जो ई है वो कम या ज्यादा रह सकता है लेस देन वी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे हमारे पास बताया क्या गया कि ई इज ऑलवेज इक्वल्स टू वी, ई इज ऑलवेज लेस देन वी एंड ई इज ऑलवेज मोर देन वी। आपको पता है गाइस, सिंक्रोनस मोटर को एक चीज है हम लोग एज अ वेरिएबल कंडेंसर करके भी यूज करते हैं या फिर हम लोग पावर फैक्टर करेक्टिंग डिवाइस करके भी यूज करते हैं। ये क्यों यूज कर सकते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस है, ठीक है, अगर हम लोग इसकी फील्ड एक्साइटेशन को चेंज करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो 3 है ये टर्मिनल वोल्टेज या फिर हमारे पास जनरेटेड ये भी हम लोग उसको वेरी कर सकते हैं। एज ए लैगिंग पे भी यूज करा सकते हैं, एज ओवर एक्साइटेड में भी हम लोग यूज करा सकते हैं, यूनिटी पावर फैक्टर भी हम लोग उसको वर्क करा सकते हैं या फिर ओवर एक्साइटेशन भी हम लोग वर्क करा सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास में वी हैव अ चॉइस कि हमारे पास चॉइस है कि हमारा ई जो है वो कम या ज्यादा रह सकता है एज कम्पेयर टू द वी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन को जानिएगा गाइस कि किस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम अप किया गया, नॉट नेसेसरीली कि 2018 का पेपर है तो आप इसको इग्नोर करोगे। क्वेश्चन को समझ लेना है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, राइट। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिए पावर फैक्टर पूछा गया सिंक्रोनस मोटर का, इट कैन बी द पावर फैक्टर ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर कैन बी, अभी मैंने आपको बताया था, इट कैन बी वेरिड बाय वेरिंग द लोड एंड कांस्टेंट एक्साइटेशन को वेरी करके या फिर हम लोग लोड को वेरी करके सिंक्रोनस मोटर के पावर फैक्टर को वेरी किया जा सकता है गाइस। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके,
और हाँ, ये चीज़ किसके द्वारा हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इन्वर्टेड वी कर्व, जैसे मैंने आपको वी कर्व बताया था ना, उस तरीके से इन्वर्टेड वी कर्व के द्वारा भी हम लोग इसको ये हम लोग समझ सकते हैं, कुछ इस तरीके से आता है। ओके, ये होता है हमारे पास में लैगिंग पावर फैक्टर, अगर हम लेफ्ट हैंड से जाते हैं तो राइट हैंड साइड जाता है तो हमारे पास लीडिंग पावर फैक्टर आता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास नो लोड, ये फुल लोड, और ये हो गया हमारे पास में ये होता है हाफ लोड। ठीक है, ये हमारे पास में नो लोड होता है, और ये जो है हमारे पास लास्ट कर्व, ये होता है हमारे पास में फुल लोड का, राइट। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या आता है, ये आता है हमारे पास में फील्ड करंट IF, और वाई एक्सिस पे जो है आपको ध्यान में रखना होगा, यहाँ पे आई नहीं, यहाँ पे आता है हमारे पास में पावर फैक्टर, राइट। ये होता है हमारे पास में पावर फैक्टर। ओके, तो ध्यान में रखिए कि ये होता है हमारे पास इन्वर्टेड वी कर्व, और इससे हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज द लोड ऑन अ सिंक्रोनस मोटर इंक्रीजेस द टॉर्क एंगल डैश। जिस तरीके से हमारा लोड है सिंक्रोनस मोटर के ऊपर वो इंक्रीज होता है, तो जो हमारा टॉर्क एंगल है वो भी हमारा इंक्रीज हो जाता है गाइस। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। जो टॉर्क एंगल है, अब देखिए टॉर्क एंगल जो है हम लोग किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, वो डिफाइन किया जाता है डेल से, राइट। इट इज अ एंगल बिटवीन रोटर फ्लक्स एंड स्टेटर फ्लक्स। ठीक है, और दोनों रोटेट होते हैं हमारे पास सिंक्रोनस स्पीड के ऊपर। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। जिस तरीके से हमारा लोड जो है सिंक्रोनस मोटर पे इंक्रीज होता है, उस तरीके से हमारा उसके जो टॉर्क एंगल है वो भी हमारा इंक्रीज हो जाता है। ओके, अब देखिए ये जो कंडीशन है, अब कब तक कोई हमारा ये होगा, आपको पता है, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर हमारे सिंक्रोनस स्पीड पे ही रन होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग उसके ऊपर लोड जो है एकदम स्पॉन्टेनियसली हम लोग बढ़ाते हैं, ठीक है, एक सर्टन लिमिट के बाद, यहाँ पे पुल आउट की कंडीशन हो जाता है, डायरेक्टली यहाँ पे स्टॉल हो जाती है मोटर रन होना। ठीक है, दैट मीन्स जो है रोटर जो है आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म चला जाता है, और मोटर जो है वो हमारी स्टॉप हो जाती है उसके कंडीशन में रन होना। ठीक है, यह उस कंडीशन में हम लोग देख सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैम्पर वाइंडिंग इन अ सिंक्रोनस मोटर इज यूज टू। देखिए डैम्पर वाइंडिंग के अलग अलग मोटर में अलग अलग हमारे पास फंक्शनलिटीज रहते हैं। ठीक है, तो जो डैम्पर वाइंडिंग हम लोग सिंक्रोनस मोटर में यूज करते हैं, ठीक है, तो वो हम लोग हंटिंग को सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे बोला गया डेवलप रिलक्टेंस टॉर्क, इंप्रूव पावर फैक्टर, ठीक है, इंप्रूव एफिशिएंसी, ये ऑप्शन हमारे यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल रनिंग कंडीशन में जो है डैम्पर वाइंडिंग में कोई भी करंट नहीं रहता है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में कोई भी करंट यहाँ पे डैम्पर वाइंडिंग में नहीं रहता है। ओके, अब देखिए हंटिंग कब होते हैं, हंटिंग ऐसी फिनोमिना है जब हमारे पास में सिंक्रोनस मोटर में वायरिंग लोड होता है, तो रोटर जो है एज कम्पेयर टू द स्टेटर सिंक्रोनस करने के लिए, उन दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, और ये ऑसिलेट होता रहता है, इसी को हम फिनोमेना को हंटिंग करते हैं। ठीक है, देखिए इसके जो कारण क्या है, इसके कॉजेज क्या है कि हमारे पास में लोड बढ़ गया, सडन हमने लोड बढ़ा दिया, कम घटा दिया, ठीक है, या फिर फॉल्ट्स हो रहे हैं, या फिर हमारे पास फील्ड करंट में चेंज हो रहा है, या फिर हमारे पास लोड टॉर्क भी चेंज हो रहा है, उसके कारण हंटिंग होती है। ओके, तो ये अगर हंटिंग ज़्यादा मात्रा में अगर हमें देखने को मिले, तो उस केस में हमारे पास लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म, ठीक है, लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म ये बड़ा सिग्निफिकेंट हमारे पास में एक इसका इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा, और इसके कारण जो है सप्लाई वोल्टेज में हमारे पास फ्लिकरिंग आ गया, तो हमारे पास में जो लैंप को भी फ्लिकरिंग कराना वो शुरू हो जाता है। ओके, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा कि हमारे पास डैम्पर वाइंडिंग जो सिंक्रोनस मोटर में हम लोग हंटिंग को सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द परसेंटेज फुल लोड स्लिप इन अ सिंक्रोनस मोटर इज व्हाट। फुल लोड स्लिप बताई गई है सिंक्रोनस मोटर में, ठीक है, वो कितना रहता है, 0। ठीक है, क्योंकि आपको बताया गया इस सिंक्रोनस मोटर ऑलवेज रन ऑन अ सिंक्रोनस स्पीड, तो जो परसेंटेज स्लिप रहता है, ठीक है, NS डिफरेंस बिटवीन NR, ठीक है, तो ये हमारा 0 ही रहता है। ओके, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर आर नोन एज अ अनएक्साइटेड मोटर्स बिकॉज। ठीक है, सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर को अनएक्साइटेड मोटर्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हमारे पास डीसी एक्साइटेशन की ज़रूरत नहीं रहती है। और अभी अगर हम लोग अनएक्साइटेड मोटर्स की बात किया जाए सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर की, आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर तो हमारे पास 3 फेज रहती है जनरली, तो ठीक है, तो हमारे पास में सिंक्रोनस मोटर जो है वो सिंगल फेज किस तरीके से आती है, कौन से टाइप्स रहते हैं उसके, एक तो पहला रहता है हमारे पास रिलक्टेंट, ठीक है, एक तो सबसे पहला रहता है हमारे पास रिलक्टेंट, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास में हिस्टेरेसिस। ठीक है, एक तो रिलक्टेंस मोटर हो गया, हिस्टेरेसिस मोटर हो गया, दीज आर डिवाइडेड कंसिडर्ड एज अ सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन्वर्टेड वी कर्व ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर रिप्रेजेंट रिलेशन बिटवीन। अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, हालांकि हमने इसको एनालाइज भी नहीं किया था, तो अभी मैंने आपको बताया था इन्वर्टेड वी कर्व ये किसके बीच का प्लॉट रहता है। ठीक है, इन्वर्टेड वी कर्व इस तरीके से रहता है, ये रहता है बिटवीन, ठीक है,
कॉस फाई वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे रहते हैं हमारे पास फील्ड करंट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, फील्ड करंट एंड अ पावर फैक्टर। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। Then the next question is the torque speed characteristics of a synchronous motor operating with a V by F control is given in the figure below। अब इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? अब देखिएगा इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो है एक V by F अगर हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, तो हमारे पास जो कर्व हमें देखने को मिलता है ये कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है, राइट। ठीक है, ओके, यहाँ तक की जो कंडीशन आती है ये हमारे पास V by F कांस्टेंट रहती है, और ये जो साइड आता है हमारे पास में यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कंट्रोल हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस कंडीशन में, लेट मी चेंज द कलर। ओके, इस कंडीशन में जो हमारे पास में आता है T जो है हमारा कांस्टेंट रहता है और P जो है वो हमारा वेरिएबल रहता है। ओके, यहाँ से यहाँ तक जो है हमारा P जो है वो वेरिएबल रहता है, ये P जो है हमारे पास में कांस्टेंट रहता है और T जो है ये हमारा वेरिएबल रहता है इस केस में। ठीक है, ये होते हैं हमारे पास में n रेटेड स्पीड और हमारा टॉर्क। ओके, और अगर हम लोग इस V by F कांस्टेंट, इस हमारे पास में दो अलग अलग टाइप की V by F कंट्रोल है, कांस्टेंट V by F या फिर हमारा अगर वो V by F इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट V by F में हमारे पास में जो है इसको हम लोग कांस्टेंट टॉर्क और वेरिएबल पावर ड्राइव भी कहते हैं। ठीक है, कांस्टेंट टॉर्क और वेरिएबल पावर, और अगर हमारा V by F जो है V by F हमारा कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग जो है उसको कांस्टेंट पावर वेरिएबल टॉर्क ड्राइव भी कहते हैं। ओके, तो इस केस में जो हमारी स्पीड जो है काफ़ी ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू द सिंक्रोनस स्पीड, और यहाँ पे हमारे पास में स्पीड जो है वो लेस देन सिंक्रोनस स्पीड रहती है। ठीक है, इस कंडीशन में। ठीक है, ये एन रेटेड मतलब ये यहाँ पे बिलो और यहाँ पे अबव। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द पुल आउट टॉर्क ऑफ अ सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मोटर ऑकर्स व्हेन द टॉर्क एंगल इज अबाउट। तो जो पुल आउट टॉर्क रहता है साइलेंट पोल सिंक्रोनस मोटर का, वो कब होता है? जब हमारा टॉर्क एंगल अबाउट 75 डिग्री रहता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले पुल आउट टॉर्क क्या होता है ये मैंने आपको बताया था साइलेंट पोल में, और टॉर्क एंगल जो है डेल, इसको हम डिफाइन करते हैं एज अ डेल से। ठीक है, ये एंगल किसके बीच में रहता है? इट इज बिटवीन रोटर फ्लक्स और स्टेटर फ्लक्स, जो कि सिंक्रोनस स्पीड पे रन होते हैं। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, इसमें से कौन सा लॉजिक गेट का ऑपरेशन वो कम्यूटेटिव है बट एसोसिएटिव नहीं है गाइस। ठीक है, तो है हमारे पास नैंड। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था गाइस। तो आपको जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है ये अच्छी तरीके से पढ़ के जाना होगा। एंड और एक्सऑर गेट, नैंड गेट का जो ट्रूथ टेबल होता है, इसको अगर आप समझ लेते हो, और हमारे पास बुलियन अलजेब्रा उसमें जो लॉज होते हैं वो अगर आप समझ लेते हो, क्योंकि इट इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट टॉपिक, उसको आपको समझाने के लिए मिनिमम 30 मिनट्स लगेंगे दो लॉज को। तो उसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा किस तरीके से उस लॉज को ऑपरेट किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिमम नंबर ऑफ रजिस्टर रिक्वायर्ड इन अ 4-bit D2A नेटवर्क ऑफ अ वेटेड रजिस्टर टाइप। देखिए वेटेड रजिस्टर टाइप हमारे पास पूछा गया है, 4-bit D2A नेटवर्क के लिए कितने नंबर ऑफ रजिस्टर्स रिक्वायर्ड रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है 4 रजिस्टर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें टोटल रजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट बात की गई तो 2n रहता है। ठीक है, जहाँ पे n जो है ये हमारे पास में नंबर ऑफ बिट्स है। ठीक है, द मिनिमम नंबर ऑफ रजिस्टर्स रिक्वायर्ड इन अ 4-bit D2A नेटवर्क वेटेड रजिस्टर टाइप इज ऑफ 4। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्पीड ऑफ कन्वर्जन इज मैक्सिमम इन। ठीक है, कन्वर्जन की स्पीड इनमें से 4 ऑप्शन में से किसकी मैक्सिमम रहती है? सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन A2D कन्वर्टर, पैरेलल ऑपरेटिव कंपैरेटिव A2D कन्वर्टर, काउंटर रैम A2D कन्वर्टर, या फिर ड्यूअल स्लोप A2D कन्वर्टर। तो देखिए पैरेलल कंपैरेटिव A2D कन्वर्टर में कन्वर्जन की स्पीड वो मैक्सिमम रहती है। ओके, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसी के साथ आपको अलग अलग टाइप के जो हमारे पास A2D कन्वर्टर रहते हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ये आपको पता होना जरूरी है। ओके, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीप्लेक्सर इज अ डैश। ठीक है, तो मल्टीप्लेक्सर जो है हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट में आता है। तो ये क्वेश्चन का जो लेवल है पूछा गया, सिंपल भी है, हमारे लोग कह सकते हैं कि मॉडरेटर भी है। ओके, सिक्वेंशियल सर्किट में क्या रहता है?
सिक्वेंशियल सर्किट में हमारे पास में शिफ्ट रजिस्टर रहते हैं, फ्लिप फ्लॉप रहते हैं, काउंटर्स रहते हैं, और उसी तरीके से हमारे पास में कॉम्बिनेशनल सर्किट में आता है हमारा मल्टीप्लेक्सर, ठीक है, एनकोडर, डिकोडर हो गया, और हमारे पास में मल्टीप्लेक्सर के साथ डीमल्टीप्लेक्सर भी आता है, ठीक है, एडर हो गया, सबट्रैक्टर हो गया, कोड कन्वर्टर से, इस तरीके से आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। दैट मीन्स सिंक्रोनस हमारे पास में मल्टीप्लेक्स जो सिक्वेंशियल सर्किट और कॉम्बिनेशनल सर्किट है, दोनों भी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर एक ऐसा क्वेश्चन बन सकता है एग्जामिनेशन में। अगर हम लोग कंसिडर करें 2018 का पेपर, 2019 का पेपर और 2022 का पेपर, तो 2018 के पेपर वन और पेपर टू में से 200 क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 200 क्वेश्चन और यहाँ पे हमारे पास 200 क्वेश्चन, इस तरीके से मिलाते हैं हमारे पास में 600 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। पेपर वन में जो है हम लोग बाइफरवर्ट कर सकते हैं, पेपर वन 2018 का, 2019 का और 2022 का, ठीक है, और इसी के साथ आप लोग निकाल सकते हैं कौन से क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट पूछे गए, या फिर हम लोग कह सकते हैं कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है करके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले, ओके। सो देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन फ्लिप फ्लॉप इज रीसेट द आउटपुट विल बी व्हाट, ठीक है। जब भी हमारा फ्लिप फ्लॉप रीसेट होता है तो उस केस में हमारा आउटपुट क्यू जो है वो हमारा 0 रहता है और क्यू बार जो है वो हमारा 1 रहता है। ध्यान में रखिएगा इस ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। फंडामेंटल क्वेश्चन है, 4 ही ऑप्शन आते हैं आपको, लेकिन आपको अच्छी तरीके से समझना हुआ जरूरी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in a master slave JK flip flop is J is equals to K is equals to 1, the state Qn plus 1 of a flip flop after the clock pulse will be what, ठीक है। मास्टर स्लेव JK फ्लिप फ्लॉप में अगर J और K की वैल्यू इक्वल है तो जो स्टेट रहती है Qn plus 1 में, ठीक है, ऑफ आफ्टर क्लॉक पल्स, तो वो क्या रहती है हमारे पास Qn बार। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए J इज इक्वल्स टू K इज इक्वल्स टू 1 कंडीशन में क्या हो जाएगा, मास्टर स्लेव JK फ्लिप फ्लॉप में वो टॉगल मोड में वर्क करेगा, ठीक है। ये हमारा टॉगल मोड में जनरली ये वर्क करता है, ओके। तो इस केस में जो है हमारा जो आउटपुट रहेगा, ठीक है, वो इन्वर्ट हो जाएगा एज कम्पेयर टू द प्रीवियस, ठीक है, वो इन्वर्ट हो जाएगा एज कम्पेयर टू द प्रीवियस। दैट मीन्स ये Qn plus 1 स्टेट में क्या हो जाएगा कि हमारा जो क्लॉक पल्स अगर हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा Qn बार, ठीक है, इट विल बी इक्वल्स टू Qn बार। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैज डैश, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन जो है हमने ऑलरेडी काफी बार आपको प्रोवाइड किया गया, ठीक है। आइडियल ऑप एम्प जो रहता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, उसमें जो है इनफाइनाइट बैंडविड्थ रहती है, ओके। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की अगर बात किया जाए तो इसका जो इनपुट इंपिडेंस रहता है, ठीक है, इनपुट इंपिडेंस वो भी हमारा इन्फिनाइट रहता है, ठीक है। वोल्टेज गेन जो रहता है वो भी हमारा इन्फाइनाइट रहता है। कॉमन मोड वोल्टेज गेन हमारा 0 रहता है, बट ठीक है, ध्यान में रखिएगा यहाँ पे बोला गया कि इट हैज अ इनफाइनाइट बैंडविड्थ, तो ये हमारा जो बैंडविड्थ वाला जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। 0 इनपुट इंपिडेंस, ठीक है, इनपुट इंपिडेंस जो है वो हमारा इनफाइनाइट रहता है, ठीक है। आउटपुट इंपिडेंस कितना है, ठीक है, आउटपुट इंपिडेंस वो रहता है हमारे पास 0, यहाँ पे उल्टा बताया गया, ठीक है, तो इसलिए दोनों भी ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे, या ऑल ऑफ दिस तो यहाँ पे करेक्ट होगा ही नहीं। तो ऑप्शन सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके जो स्टेटमेंट मैंने मेंशन करके रखे कोर्स के अंदर वो भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेने होंगे, सो दैट ऐसा क्वेश्चन आपको एक आध बार बन सकता है, ओके। Then the next question is, when is the differential amplifier used as a inverting amplifier? देखिए differential amplifier को inverting amplifier करके कब यूज किया जा सकता है, अब देखिएगा इस, ओके। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर मतलब कब, ठीक है, ये होता है हमारे पास ऑप एम्प, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हमारे कनेक्टेड है, इन्वर्टिंग दैट मींस माइनस, यहाँ पे प्लस हमारा ये हो जाएगा ग्राउंड, यहाँ पे हमने वोल्टेज सोर्स अप्लाई करा दिया, ओके। अब देखिएगा इस, हम लोग जब नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, नॉन इन्वर्टिंग जो हमारा टर्मिनल है जब हमारा ग्राउंड किया जाएगा, ठीक है, तब उसको हम लोग कहेंगे कि ये एज अ डिफरेंशियल एम्पलीफायर हम लोग इन्वर्टिंग एम्पलीफायर करके यूज कर रहे हैं, राइट। तो ऑप्शन जो है सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द फेज शिफ्ट ऑसिलेटर द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इज डिटरमाइंड बाय, ठीक है। फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में जो हमारा ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है किससे हम लोग पता करते हैं, आरसी कॉम्बिनेशन से, ठीक है। फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में हमारे पास कुछ तरीके से हमारा इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन रहता है, यहाँ पे हमारा ग्राउंडेड हो गया, ये हमारा फीडबैक रेजिस्टेंस रहता है, ठीक है। हर एक इसमें नहीं कि हमारे यहाँ पे फेज शिफ्ट मिलती है, हर एक आरसी कॉम्बिनेशन जो रहता है ना, ठीक है, ठीक है, हर एक इससे हमें फेज शिफ्ट मिलती है, ठीक है। तो एक सिंगल आरसी नेटवर्क, ये हमारा कैपेसिटर हो गया, ये हमारा रजिस्टर है, तो ये हमारा 60 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड कराते हैं, और तीनों मिलाते हैं तो हमारे पास आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में एज ए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जो हम लोग यूज करते हैं ना, ये जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, इसके कारण हमारी कंप्लीट जो है 180 डिग्री की फेज शिफ्ट हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो जो फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में हमारे पास ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी रहती है, ये पता की जा सकती है आरसी कॉम्बिनेशंस के द्वारा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what logic function is obtained by adding an inverter to inputs of a AND gate, ठीक है। what logic function is obtained by adding inverter to the inputs of AND gate, NOR गेट हो जाएगा। अब देखिएगा इस यहाँ पे NAND गेट
मतलब मार करके मर जाना, ठीक है। नैंड गेट मतलब क्या हो जाएगा कि हमारे पास जब हम लोग देखिए एंड को हम लोग जो है ये होता है हमारे पास एंड गेट को, यहाँ पे अगर हमने ये लगा दिया नैंड नॉट गेट तो जाके हमारा जो है नैंड बनेगा, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली आंसर और नैंड गेट मार करके आएंगे आओगे तो आपकी गलत हो जाएगी, नेगेटिव में चला जाएगा। यहाँ पे बताया गया है व्हाट लॉजिक फंक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग इन्वर्टर टू द इनपुट्स बोला गया है, ना कि आउटपुट, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा पास नैंड गेट। यहाँ पे हमारे पास में बेसिक गेट कौन सा एंड गेट है और इसके हमने आउटपुट में जो है ये हो गया इसका आउटपुट में, ये अगर हमारे हो गए इनपुट ए और बी, इसके आउटपुट में हमने नॉट गेट लगाया गाइस। ये होता है हमारा इसका कॉन्फ़िगरेशन। दैट मींस वी हैव ऑब्टेन अ नैंड गेट बाय यूजिंग कंबाइनिंग एंड गेट विद आउटपुट ऑफ अ इन कॉम्बिनेशन विद द आउटपुट ऑफ अ नॉट गेट, ठीक है। ये इन्वर्टर गेट या फिर नॉट गेट भी कहते हैं। दैट मीन्स हमने नॉट गेट जो इसके आउटपुट में लगा दिया, ठीक है, तब जाके हमारा नैंड गेट बना। अब लेकिन यहाँ पे बताया गया इनपुट में, ठीक है, तो इनपुट में हम लोग यहाँ पे इस तरीके से बबल लगाते मतलब क्या होता है कि यह हमारा हमने इन्वर्ट करा दिया जो भी इनपुट्स है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास में इसका आउटपुट, ठीक है। ये ए हो गया, बी हो गया, तो इसके कारण जो है हमारा और नॉर गेट का फंक्शन है वो हमारा देखने को मिल सकता है। नॉर का फंक्शन किस तरीके से रहता है 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, राइट, ठीक है। तो हमारा जो आउटपुट आएगा इस केस में वो हमारा 1 0 0 0 इस तरीके से आएगा, ठीक है। काफी सिंपल सा फंक्शन है। आप इसको ट्रूथ टेबल लगा के दैट मीन्स ए और बी की जगह आप 0 या फिर 1 सब्स्टिट्यूट करके भी देख सकते हो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो बढ़ते हैं अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन इन केस ऑफ अ पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो रहता है पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर में वो क्या रहता है, वो डिक्रीज हो जाता है विद इंक्रीज इन अ पावर फैक्टर ऑफ अ सेकेंडरी बर्डन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ओके। जो ट्रांसफॉर्मेशन रहता है करंट रेशियो का, दैट मीन्स करंट ट्रांसफॉर्मर का, वो हम लोग कह सकते हैं वो रहता है I1/I2, और जो हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर रहता है V2/V1 गाइस, ओके, सिंपल सा। तो ये इसका जो स्टेटमेंट सी है दैट मीन इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन अ पावर फैक्टर ऑफ अ सेकेंडरी बर्डन, ये हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when the secondary winding of a current transformer is open circuited with the primary winding energized, ठीक है। जब हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग जो है करंट ट्रांसफार्मर की ओपन सर्किट करते विद प्राइमरी वाइंडिंग एनर्जाइज, उस केस में क्या होता है द वोल प्राइमरी करंट प्रोड्यूसेस लार्ज वैल्यू ऑफ फ्लक्स इन द कोर लिमिटेड ओनली सैचुरेशन तक ही लिमिट हो जाते हैं, मतलब मैक्सिमम हमारे सैचुरेशन तक ही फ्लक्सेस आ सकते हैं उसमें। तो जो प्राइमरी करंट प्रोड्यूस करता है लार्ज वैल्यू ऑफ फ्लक्स इन द कोर, जिसमें क्या होता है वो लार्ज वोल्टेज प्रोड्यूस होता है इन अ सेकेंडरी वाइंडिंग। ये तो स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इसका इफेक्ट क्या होगा कि द लार्ज वोल्टेज में एक्ट एज अ सेफ्टी हैजर्ड फॉर ऑपरेटर्स एंड मे इवन रप्चर द इंसुलेशन। इंसुलेटर को ब्रेक ओवर कर सकता है वो लार्ज वोल्टेज जो सेकेंडरी पे आ रहा है। और जो लार्ज मैग्नेटाइजिंग फोर्स है, ठीक है, एंड इट इज टेकन ऑफ एंड इट लीव्स अ लार्ज वैल्यू ऑफ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। तो ये चारों भी स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा इसके इफेक्ट्स, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In a strain gauge bridge configuration for measurement of torque, the strain gauge must be precisely mounted at, ठीक है। strain gauge measurement के लिए हम लोग जो यूज करते हैं दैट मीन strain gauge bridge measure configuration जो रहता है measurement of torque के लिए, तो जो strain gauge है वो माउंट किया जाता है 45 डिग्री विद अ शाफ्ट एक्सिस। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर जाएगा। काफी यूनिक क्वेश्चन इन्होंने पूछे थे 2018 में भी, ठीक है, 19 में भी और 2022 में भी, ओके, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। जो स्ट्रेन गेज है वो कन्वर्ट करता है टॉर्क इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ थर्मोकपल हैज अ लो रिस्पॉन्स टाइम में, ठीक है। थर्मोकपल का रिस्पॉन्स टाइम लो रहता है जब वो एज अ बेयरली यूज किया जाता है और वो थिन शीटेड यूज किया जाता है, ठीक है, तब उसका जो लो रिस्पॉन्स टाइम हमें देखने को मिलता है। थर्मोकपल क्या है, ठीक है, ये तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए। थर्मोकपल ये हमारा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसमें हमारे पास में जंक्शन रहते हैं दो सिमिलर मेटल जॉइंट्स के, ओके, और वो एज अ हम लोग टेम्परेचर सेंसर करके यूज करते हैं, राइट। तो ये जो वर्क करता है थर्मोकपल, जो वर्क करता है वो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करते हैं, एग्जामिनेशन में भी पूछा भी था, वो है हमारे सीबेक इफेक्ट के ऊपर, ठीक है। ये सीबेक इफेक्ट के ऊपर ये वर्क करता है, जिसका कारण क्या है, जिसका हम लोग किस तरीके से सीबेक इफेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं कि जब हमारा टेम्परेचर डिफरेंस होता है बिटवीन टू डिसिमिलर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, ठीक है, जो प्रोड्यूस करते हैं हमारा वोल्टेज डिफरेंस इन दोनों के बीच में। अगर हमने यहाँ पे हमने हीटअप कर दिया इस जंक्शन को, ये मान लो पी, ये हो गया हमारे पास में ए और ये हो गया हमारे पास में, इसको अगर हमने हीटअप करा दिया तो यहाँ पे हमारे टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। और यही जो टेम्परेचर डिफरेंस रहता है ये हम लोग
टेम्परेचर की इक्विवेलेंट कंसिडर करते हैं और उसको हम लोग मेजर करने के लिए यूज करते हैं बाय कैलिब्रेटिंग द सेम। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोथ ए एंड बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ओके, सो बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। काफी सिंपल से क्वेश्चन है। देखिए जो जो चीजें मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ, आप एक रफ नोटबुक पे जो है 2018 इस तरीके से सेट इस तरीके से नोट डाउन कीजिएगा, और आपको जो जो पॉइंट्स में एक्स्ट्रा बताते चल रहा हूँ वो आपको नोट डाउन करने एक ब्रीफली, ठीक है। दैट मीन्स आप शॉर्ट में आप लिख सकते हो कि आपको सीबेक इफेक्ट पढ़ना है, थर्मोकपल क्या है, ये सारी चीजें पढ़ना है। इसके कारण होगा क्या कि आपको साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड जिस तरीके से आप वीडियो को पॉज करते हो, हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हो, ठीक है, आप जो समझ लेते हो, उसके बाद में आपको जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़नी बाकी है वो आप नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि आप इसमें रिपीट टाइम आपका नहीं लगाओगे इस क्वेश्चन को पेपर को देखने के लिए। इसके कारण क्या होगा कि आपको एग्जामिनेशन में क्या क्या चीजें एडिशनल पढ़ के जानिए अलॉन्ग विद दिस क्वेश्चन, ये आपको समझ में आएंगे, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी इटसेल्फ, जो आपको डेफिनेटली मदद करेंगे एग्जामिनेशन में, ठीक है। सो देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ 1000 इंडिकेट्स, यहाँ पे OF होना चाहिए था, ठीक है, PF है, ओके, ध्यान में रखिएगा। रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ 1000 इंडिकेट्स, ये लैमिनार फ्लो हमारा डिफाइन करता है, ठीक है। देखिए लैमिनार फ्लो कब होता है हमारा, जब उसका रेनॉल्ड्स नंबर 1000 है, ठीक है। अब देखिए गाइस, रेनॉल्ड्स नंबर 0 से लेके 2000 बीच में लाई करता है, ठीक है। तो जो फ्लो है ये हमारा स्ट्रीमलाइन या फिर लैमिनार रहता है, ठीक है, स्ट्रीमलाइन या फिर हम लोग कह सकते हैं लैमिनार, राइट। अगर हमारा रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो 2000 से लेके 3000 के बीच में, तो हमारा जो फ्लो ऑफ लिक्विड रहता है वो अनस्टेबल रहता है, और ये स्ट्रीमलाइन से कन्वर्ट होकर हमारा टर्बुलेंट आता है, इट इज टर्बुलेंट, ओके। और अबव 3000 अगर है हमारा, ठीक है, तो वो भी हमारा टर्बुलेंट फ्लो हमारा कर लेता है, ठीक है। ये स्ट्रीमलाइन टू टर्बुलेंट हमारा कन्वर्ट हो जाता है अगर हमारा रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर देन 3000 है, तो हमारा जो फ्लो है वो हमारा टर्बुलेंट हो जाता है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइप 1 सिस्टम मीन्स दैट ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हैज अ नंबर ऑफ इंटीग्रेशन इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है। देखिए टाइप 1 सिस्टम का मतलब क्या है कि जो हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है इसमें नंबर ऑफ इंटीग्रेशन 1 ही रहेगी, ठीक है। देखिए टाइप जो है सिस्टम का हमें बताता है नंबर ऑफ पोल्स प्रेजेंट एट द ओरिजिन, और ऑर्डर जो है वो हमारे बताते हैं टोटल नंबर ऑफ पोल्स, राइट। तो इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी 1। The next question is the stability of a system which approaches the origin as the time tends to infinity is termed as a asymptotically stable. Option A इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। The stability of a system which approaches the origin as a time tends to infinity is termed as a asymptotically stable. Option A इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। Marginally stable, limitedly stable और oscillating in nature ये यहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। The next question is द सिस्टम शोन बिलो इज, ठीक है, यहाँ पे पूछा गया डायरेक्टली, यहाँ पे हमारे पास में सिस्टम बताई गई है कि टाइप 0 है, टाइप 1 है या फिर टाइप 2 सिस्टम है। अब देखिए जो टाइप ऑफ सिस्टम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन पे डिफाइन किया जाता है हमारा टाइप, ओके। तो जी ऑफ एस कितना है हमारा, ये देखिए यहाँ पे कास्केडेड है तो इसका डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा इस केस में, ओके। तो हालांकि इसको अगर हम रिजॉल्व भी करते हो तो ये किस तरीके से हो जाएगा, देखिए एस स्क्वायर, ठीक है, इन ब्रैकेट s+1 डिवाइडेड बाय s+3 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय s+2। अब देखिए जो ये यहाँ पे s क्यूब है, यहाँ पे हमने निकाल के लिखा है। अब s क्यूब यहाँ से ये क्यूब प्लस ये हमारा डिफाइंड ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहाँ पे नीचे जो है सिर्फ हमारा s ही रहेगा, ओके। h ऑफ s हमारे पास बताया गया है, और ये हो जाएगा हमारे पास में जी ऑफ एस, ये गेन हो जाएगा हमारे पास, और ये हो गया हमारे पास फीडबैक, ठीक है। एच ऑफ एस हमारे पास बताया गया, ओके। तो जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक ये पे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस क्या हो जाएगा, s² प्लस s+1 अपॉन s इन ब्रैकेट s+2। अब देखिएगा यहाँ पे ये जो s है और ये s जो है हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हम लोग डायरेक्टली यहीं पे लिख सकते हैं s², ओके। तो यहाँ पे इससे हमने डिफाइन क्या कर लिया, इससे हमने निकाल लिया कि जो नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन कितना है, ये आ गया हमारे पास 2, ओके। तो इसका टाइप क्या हो जाएगा, ये टाइप 2 सिस्टम हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये हमने कंट्रोल सिस्टम में अच्छी तरीके से पढ़ाया गया, जो आप डेफिनेटली निकाल सकते हो, ठीक है। हालांकि आपको क्वेश्चन भी काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन आप इससे आसानी से निकाल सकते हो। Next question is the following quadratic equation w of x is equals to 10x 1 square plus 4x
2 स्क्वायर प्लस एक्स 3 स्क्वायर प्लस 2x1 इंटू x2 माइनस 2x2 इंटू x3 माइनस 4x1 इंटू x3। यहाँ पे बताया गया है कि हमारा एक पॉजिटिव डेफिनेट है, नेगेटिव डेफिनेट है, नेगेटिव सेमी डेफिनेट है या फिर नन ऑफ दीज है। ओके, अब देखिएगा इसको हम लोग अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से आपको समझना होगा और इसको आप किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा जो आइगन वैल्यूज है वो अगर हमारे पॉजिटिव आते हैं, ठीक है, वो अगर हमारे पॉजिटिव आते हैं, ठीक है, तो हमारा पॉजिटिव डेफिनेट है। आइगन वैल्यूज नेगेटिव आते हैं तो हमारा नेगेटिव डेफिनेट है। ठीक है, दोनों और पॉजिटिव और नेगेटिव आइगन वैल्यू आते हैं तो वो इनडिफिनेट आता है। ठीक है, अगर उसमें जो पॉजिटिव आइगन वैल्यूज रहते हैं और जीरो एज एन आइगन वैल्यूज रहते हैं, ठीक है, तो हमारा पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, और नेगेटिव आइगन वैल्यूज और जीरो आइगन वैल्यूज रहते हैं तो हमारा नेगेटिव सेमी डेफिनेट रहता है। ठीक है, आई होप काफी सारे स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत जा रही होगी। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में दिखता है, नॉट नेसेसरीली आपको इसको अटेम्प्ट करना है, आपको डायरेक्टली स्किप करके आप मूव ऑन कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सोल्यूशन चाहिए होगा तो सोल्यूशन भी मैं आपको अभी समझा देता हूँ, लेकिन सोल्यूशन को देखने के बाद आप समझोगे कि इस तरीके के टॉपिक को आप एलिमिनेट करके भी आप नेक्स्ट इसमें मूव ऑन कर सकते हो। ये स्ट्रेटेजीज इसलिए आपको बता दे रहा होगा इसकी, नॉट नेसेसरीली आप इन्हें हर एक क्वेश्चन अप्रोच कर लेना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको डेफिनेट है उसको अगर आप अच्छी तरीके से एक्यूरेटली मार्क करते हो ना गाइस, और जो सिलेक्शन है उसी के बेसिस पे होता है। ठीक है, आउट ऑफ 100 क्वेश्चन आप नॉट नेसेसरी 100 क्वेश्चन ही मार्क करके आओ करेक्टली। ठीक है, जो कट ऑफ लगता है वो काफी मॉडरेट लेवल का कट ऑफ यहाँ पे लगता है, और उसी के कंसिडर करते हुए भी आपको अच्छी तरीके से अप्रोच रखना है। अगर आप अच्छी तरीके से एग्जामिनेशन में एक्यूरेसी मेंटेन करते हो तो सिलेक्शन कम सॉल्व करने के बावजूद भी हो जाता है। ठीक है, तो कोई भी देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि कोई भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। क्यूब ऑफ एक्स बार विल बी इक्वल्स टू एक्स बार टी ए एक्स बार, राइट। तो यहाँ पे जो ए जो डिफाइंड होता है वो होता है हमारे पास में, इसका जो मैट्रिक्स बनता है कुछ इस तरीके से बनता है, सी एक्स एक्स 0.5 सी एक्स वाई 0.5 सी एक्स वाई सी एक्स एक्स। ओके, यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ सो दैट यहाँ पे आपको कंफ्यूजन ना हो गाइस। ओके, नेक्स्ट इज 0.5 सी वाई एक्स सी वाई वाई। ओके, एंड 0.5 सी वाई जेड 0, लेट्स अगेन चेंज द कलर। ओके, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0.5 सी जेड एक्स 0.5 सी जेड वाई सी जेड जेड। अब देखिए यहाँ पे z और x को किस तरीके से डिफाइन करेंगे। अगर ये मान लो x है, x1 है, तो हम लोग इसको, अब देखिए यहाँ पे जो है सी एक्स एक्स, ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, लेट मी हाईलाइट इट वंस अगेन, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन सुनना होगा। ठीक है, सी वाई वाई और सी जेड जेड। ओके, तो देखिए सी एक्स एक्स क्या है, ये हमारा कोएफिशिएंट है एक्स एक्स का, या फिर हम लोग कह सकते हैं एक्स स्क्वायर का। ठीक है, सी एक्स वाई क्या है, ये हमारा कोएफिशिएंट है एक्स वाई का। ठीक है, देखिए जो एक्स वन है ये एक्स कंसिडर कर लेना, ये हमारा वाई हो गया, और जो 3 है हमारा, ठीक है, उसको हम लोग जेड कंसिडर करके यहाँ पे हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेना होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो सी एक्स एक्स आएगा, ठीक है, सी एक्स एक्स का जो वैल्यू आएगा वो आएगा हमारे पास में 10। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 10, x1 को डिफाइन किया जाए क्योंकि x1 का एक्स स्क्वायर का या फिर एक्स एक्स का ये हमारा ये कोएफिशिएंट है। ओके, देन सी वाई वाई, ये जो ये मिडल टर्म है, सी वाई वाई का जो वैल्यू आएगा वो रहेगा हमारे पास 4। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर है। ठीक है, सी जेड जेड का जो वैल्यू रहेगा, ठीक है, वो रहेगा हमारे पास में 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, ये हो गया हमारे 3 वैल्यूज, राइट। ये तो हमने 3 निकाल लिया। इसके बाद जो बाकी वैल्यूज बनते हैं वो किस तरीके से रहेंगे। ठीक है, सी एक्स वाई, ठीक है, सी एक्स वाई का वैल्यू आएगा यहाँ पे, ये हो गया x और ये हो गया y, या इसका कोएफिशिएंट कितना है 2। देन हमारे पास में ये हो गया हमारे पास y, और ये हो गया हमारे पास में z। ठीक है, इसका कोएफिशिएंट कितना है -2 है, तो हम लोग क्या लिख पाएंगे, सी वाई जेड इक्वल्स टू -2, राइट। और यहाँ पे जो होता है ये है हमारे पास में x, और ये होता है हमारे पास में, लेट्स कंसिडर, नॉट कंसिडर, हमने डायरेक्टली लिख लिया z। ठीक है, तो सी जेड एक्स भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, जेड एक्स का हमारे पास में यहाँ पे वैल्यू पूछा गया। ठीक है, सी जेड एक्स। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इस -4। इन सारे वैल्यूज को आप जब इसको साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते तो जो मैट्रिक्स बनता है, ठीक है, क्यू, वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, 10 1 -2
1 4, ठीक है। सी वाई वाई का जो वैल्यू है वो हमारे पास 4, और यहाँ पे सी जेड जेड ये आ जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट वाई जेड है, ठीक है, 0.5 वाई जेड, ठीक है, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा वाई जेड, ओके। 0.5 दैट मीन्स -2 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 विल बी -1, ओके। यहाँ पे जो सिमिलर से वैल्यू आएगा यहाँ पे -2 आ जाएगा -1 1, ये आ गया हमारे पास में क्यू का वैल्यू, ठीक है। मैट्रिक्स को हम लोग इस तरीके से मैट्रिक्स में डिफाइन करा दिया, ओके। इसका भी हमें देन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालना रहता है गाइस, ठीक है। लेट्स इरेज दिस वैल्यूज, ठीक है। आई होप अपने यहाँ तक नोट डाउन कर लिया होगा, समझ लिया होगा। काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग सा क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। आई वुड रिकमेंड कि आप इसको डायरेक्टली एलिमिनेट करके भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, आगे मूव ऑन कर सकते हो। नॉट नेसेसरीली आपको इस साल भी ऐसा क्वेश्चन पूछ रहेगा, ठीक है, बट आपको एक अप्रोच पता होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किस तरीके से रखता है, मॉड ऑफ क्यू माइनस डेल लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, लैम्डा होता है, ठीक है, ओके। तो इसको हम लोग जो मॉड में निकालते हैं तो ये सारे वैल्यूज हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, मॉड ऑफ 10 माइनस लैम्डा 1 -2 1 4 माइनस लैम्डा, यह आ जाएगा -1, ठीक है, -2 -1 एंड 1 माइनस लैम्डा, राइट, विच इज इक्वल्स टू 0। ये यहां तक हमने वैल्यूज निकाल लिया गाइस, ओके। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, इस मैट्रिसेस को हम लोग सॉल्व कर ले, तो हमें आपको इसको किस तरीके से सॉल्व करें, फर्स्ट टर्म से हमें मल्टीप्लाई कर लेना है, लाइक 4, देखिए 10 माइनस लैम्डा को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा माइनस, देन नेक्स्ट हम लोग ये कंसिडर करेंगे 1, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग कॉलम छोड़ देंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस लैम्डा, ओके। एंड देन फिर हम लोग माइनस, देन फिर हमारे पास -2 और -1 ये भी आ जाता है, ओके। देन -2 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, -1 इंटू +8 -2 लैम्डा, ये इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो जाके जो सारी वैल्यूज बनती है उसका इक्वेशन क्या आता है, ठीक है, ये हमारे जो लैम्डा की वैल्यू तीनों भी पॉजिटिव आती है, ठीक है, जिससे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक फॉर्म है, ये हमारा एक पॉजिटिव डेफिनेट है। दैट मीन्स ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करते कब तक आपको 5 से 10 मिनट जो है मिनिमम, आपको अगर आपको दिक्कत जाती है तो इसमें टाइम स्पेंड हो सकता है। ये हम लोग अप्रोच भी देख रहे हैं इसकी, किस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। नॉट नेसेसरीली कि हम लोग इसको कंसिडर करेंगे मॉडरेट है और आपको प्रिपेयर नहीं करना है, बट लेकिन हम क्वेश्चंस का अप्रोच ध्यान में रख लेते तो कौन से टॉपिक छोड़ना है और कौन से टॉपिक प्रिपेयर करना है ये भी आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि इसमें 200 क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। इन बातों को ध्यान में रखिए, 200 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है और टॉपिक काफी वास्ट है। अभी जो अपडेटेड सिलेबस आया था, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्टिव की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हमारे पास लास्ट अभी हमारे पास जो बची एमसीक्यू बेस्ड जो ये एग्जामिनेशन होने वाली है मेंस की, ठीक है, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये काफी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो भी जिन्होंने भी प्रीलिम्स क्लियर किया है, ठीक है, अराउंड 700+ एस्पिरेंट ने प्रीलिम्स क्लियर करके इसके मेंस के लिए वो अपीयर हुए, तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से टॉपिक को आपको एलिमिनेट करके ही आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, ओके। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द प्रेजेंस ऑफ गोल्ड इन अ थैरिस्टर इज व्हाट, ठीक है। गोल्ड थैरिस्टर में होने के कारण इसका क्या इफेक्ट होता है, इसके कारण क्या होता है जी, माइनॉरिटी कैरियर है, माइनॉरिटी कैरियर लाइफ टाइम वो हमारा रिड्यूस हो जाता है और इसके कारण लीकेज करंट जो हमारा बढ़ जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा गाइस, ओके। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज thyristor control adopted for a AC application use the following triggering method in the most common way, that the thyristor control adopted for AC application uses the following triggering method in the most common way। बताया क्या कि जो हमारे पास thyristor control है AC एप्लीकेशन के लिए जो यूज़ करते हैं उसमें क्या यूज़ किया जाता है, उसमें जो है AC गेट ट्रिगरिंग का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ओके। थायरिस्टर कंट्रोल दैट मीन्स हमारे पास जो थायरिस्टर के कंडीशन में जस्ट लाइक हमारा वो डायोड रहता है, बट लेकिन यहाँ पे हमारा गेट रहता है और हम लोग पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस में हम लोग इसको मोड़ते हैं, ओके। थायरिस्टर को पर्टिकुलरली इसके ट्रिगरिंग मेथोडोलॉजीज भी है जिसको समझने के लिए हमें अलग से सेपरेट टाइम चाहिए, बट मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को समझने के बाद आपको ये चीज़ पता करने लिए कि आपको कौन से टॉपिक में आपको दिक्कत जा रही है वो आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। और अब अगर होता होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करते हुए चलेगा, ओके। सो देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में, इफ R is equals to 1 किलो ohms, IV is equals to 5 मिली एम्पियर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ VBB विच विल कॉज द UJT टू टर्न ऑफ, ठीक है। अभी बताया गया है
अगर हमारे पास में आर ई का वैल्यू 1 किलो में, आई वी का वैल्यू 5 मिली एम्पियर है, तो हमें वी बी बी का वैल्यू पता करना है, जिसके कारण जो हमारा यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर जो है वो हमारा टर्न ऑफ हो जाएगा। ठीक है, यूजीटी जो हमारा एक 3 टर्मिनल डिवाइस है। ठीक है, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से डिफाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पास में यहाँ पे डायोड। ठीक है, अपर रजिस्टर है। ठीक है, ये लोअर रजिस्टर वेरिएबल है RB1, ये हमारा इसका टर्मिनल B2, ये हमारा टर्मिनल B1, राइट। ये जो है हमारा वेरिएबल है। ठीक है, ये ईटा VBB ये हो जाएगा। ओके, यहाँ तक का जो वोल्टेज है हमारा, ठीक है, ये हमारा प्लस माइनस VBB, राइट। ये हमारे पास नेक्स्ट टर्मिनल E, और ये हो गया हमारे पास डायोड, राइट। तो यूजेटी को टर्न ऑफ करने के लिए जो है हमारे पास जो ईटा का वैल्यू हमारा कंसिडर किया जाता है वो 0.65 हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका ये हम लोग ध्यान में रखना है। ठीक है, तो VRB1 का जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा हमारे पास RE मल्टीप्लाइड बाय IB। ओके, RE मल्टीप्लाइड बाय IB, जिसको हम लोग निकाल पाएंगे। RE का वैल्यू कितना है हमारे पास में 1 मल्टीप्लाइड बाय IB 5 मिली एम्पियर। देखिए, किलो ओम्स और मिली एम्पियर से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 1 × 5 भी हमने डायरेक्टली लिख लिया, तो यहाँ पे 5 इसका वैल्यू आ जाएगा, 5 वोल्ट। ओके, अब इस केस में जो है हमारा VRB1 जो है लेस देन ईटा VBB है प्लस 0.7, राइट। तो ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू जो है ईटा का वो भी आपको ध्यान में रखना होगा मोस्ट कॉमनली यूजेटी के लिए। ठीक है, देखिए इंट्रेंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो, ठीक है, यही होता है हमारा ईटा। ओके, इंट्रेंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो ही हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं ईटा से, ग्रीक अल्फाबेट है। ठीक है, ये रेशियो किसका रहता है RB1 अपॉन RB2 का, और ये जो है डिफाइन किया जाता है 0.5 से लेके 0.8 इस रेंज के बीच में। ओके, तो इस केस से हम लोग निकाल सकते हैं कि हमारे पास VRB1 इज लेस देन ईटा VBB प्लस 0.7। ठीक है, दैट मीन्स 5 इज लेस देन 0.65 मल्टीप्लाइड बाय VBB प्लस 0.7, दैट मीन्स 6.61 हम लोग निकाल सकते हैं, लाइक कि इसको भी इक्वेट करके 6.61 इज लेस देन VBB। तो अगर हमारा यूजेटी को टर्न ऑफ करना है तो दैट मीन्स हमारा वोल्टेज जो है इट शुड बी ग्रेटर देन 6 वोल्ट। ओके, 6.61, दैट मीन्स हमारा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, तो जो वैल्यू ऑफ VBB है, जिसके कारण हमारा जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज है जो हमने डिफाइन के निकाल किया, वो अगर हमारा 7 वोल्ट्स रहता है, ठीक है, तो हमारा यूजेटी यहाँ पे हमारा टर्न ऑफ हो जाएगा। ओके, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स है गाइस, जिसको आप अवॉइड भी कर सकते हो, मैं मेंशन कर रहे थे। अगर आपका इसका अप्रोच जो है, ठीक है, वो क्वेश्चन का अच्छी तरीके से आता है तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को मार्कअप कर सकते हो, या फिर स्किप करके भी आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ गाइस, आपको अच्छी तरीके से 2018, 19 और 22 के पेपर को एनालाइज करने हैं। कौन से क्वेश्चन पे आपको कौन से टाइम पे पूछे गए, क्या आपको फंडामेंटल थ्योरी ध्यान में रखना है, ये आपको नोट डाउन करना जरूरी है गाइस। ठीक है, सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, फॉलोइंग इज द डीमेरिट ऑफ IGBT। ठीक है, डीमेरिट ऑफ दैट मीन्स ड्रॉबैक, डिसएडवांटेजेस हम लोग कह सकते हैं। इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर की बात किया जाए, ठीक है, और IGBT में हमारे पास काफी कबार जो है टर्मिनल्स भी पूछे थे। इसमें कौन सा टर्मिनल रहता है, इसमें रहता है एक तो गेट, दूसरा रहता है हमारे पास में कलेक्टर, और तीसरा रहता है हमारे पास में इमीटर। ओके, तो इसमें डीमेरिट जो है हमारा ड्रॉबैक की, उसका हाई टर्न ऑफ टाइम रहता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन अपने को किस तरीके से पूछा गया, इसके एडवांटेजेस हो गए, इसके डिसएडवांटेजेस हो गए, और इसके सबसे पहली बात तो एप्लीकेशन। इस तरीके से आपको पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ओके, IGBT हमने पढ़ लिया, तो इसमें इसका सिंबल क्या रहता है, ठीक है, दूसरी बात इसमें कितने लेयर्स रहते हैं, इसका ऑपरेशन कैसा है, इसका एडवांटेजेस, ड्रॉबैक और इसका एप्लीकेशन क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मल्टीपल क्वाड्रेंट ऑपरेशन ऑफ लियो कन्वर्टर्स आर सेकंड जनरेटर कन्वर्टर्स, दे हैव द 3 मोड्स। ठीक है, स्टेटमेंट से ही उन्होंने क्वेश्चन पूछा गया कि जो मल्टीपल क्वाड्रेंट ऑपरेशन रहता है लियो कन्वर्टर्स के, वो सेकंड जनरेटर कन्वर्टर रहते हैं, जिसमें 3 मोड्स रहते हैं। तो कौन से हैं, इसमें 2 क्वाड्रेंट रहते हैं फॉरवर्ड ऑपरेशन, 2 क्वाड्रेंट्स रहते हैं रिवर्स ऑपरेशन में, और 4 क्वाड्रेंट रहते हैं इन DC टू DC
लो कन्वर्टर्स, ठीक है, DC/DC लो कन्वर्टर्स में रहते हैं। ये हमारे पास इसके अलग अलग मोड्स बताए गए, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ओके, आपको इस साल कम चांसेस है कि पूछा जाए करके, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2018 के क्वेश्चन काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट हम लोग मॉडरेट कह सकते हैं एज कम्पेयर टू द 2019 एंड 2022 में तो जो है हमने आपको ऑलरेडी बता दिया 50+ क्वेश्चन एज इट इज हमने जो पढ़ा है, अब एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के माध्यम से पूछेगा, क्योंकि सिलेबस में भी काफी छोटे मोटे स्लाइड मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिले, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इन्वर्जन फेलियर इन अ नेचुरली कम्यूटेटेड सर्किट यूज्ड फॉर मोटर लोड्स लीड्स टू। इन्वर्जन फेलियर इन अ नेचुरली कम्यूटेटेड सर्किट यूज्ड फॉर अ मोटर लोड्स लीड्स टू, इट लीड्स टू द हाई फॉल्ट करंट, ठीक है। इसका इफेक्ट क्या होता है, इसके कारण हाई फॉल्ट करंट हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। द मैक्सिमम DC वोल्टेज अवेलेबल फ्रॉम अ फुल्ली कंट्रोल्ड ब्रिज कन्वर्टर सप्लाइंग अ मोटर एंड ऑपरेटिंग फ्रॉम अ लो इंपेडेंस 230 वोल्ट मेन्स इज। इसको हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, फुल्ली कंट्रोल्ड ब्रिज कन्वर्टर में। तो इसका जो हमें पूछा गया कि मैक्सिमम DC वोल्टेज अवेलेबल पूछा गया, तो इसमें हमें सबसे पहले तो एवरेज DC आउटपुट हमें निकालना पड़ेगा, जो हो जाएगा VO एवरेज विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ VM डिवाइड बाय पाई कॉस ऑफ अल्फा, ओके। तो जो देखिए अल्फा जो है हमारा मैक्सिमम फायरिंग एंगल है, राइट, ये हमारा फायरिंग एंगल डिले है, ठीक है। तो V0 मैक्स का जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा 2VM बाय पाई, राइट। तो अगर हमारे पास सप्लाई वोल्टेज 230 वोल्ट बताया गया है, ओके, तो ये तो हो गया हमारे पास में RMS का, तो इसमें मैक्सिमम वोल्टेज कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 230√2, ठीक है। तो इसमें हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 230√2 डिवाइड बाय इंटू 2 करना पड़ेगा, क्योंकि 2 इंटू VM है हमारे पास, ठीक है। 230√2 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइड बाय पाई विच विल बी इक्वल्स टू, इसका जो वैल्यू आता है वो 260 वोल्ट आता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या था कि आपको ये फॉर्मूला पता होना जरूरी था हमारे पास फुल्ली कंट्रोल ब्रिज कन्वर्टर का, ओके, जिसके कारण ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक बार फॉर्मूलाज का भी हम लोग सेशन ले लेंगे, ठीक है। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन एज अ स्पीड रिवर्सल ऑफ अ DC सीरीज मोटर कैन बी अचीव्ड बाय, ठीक है। जो स्पीड रिवर्सल है DC सीरीज मोटर की किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, देखिए हम लोग जो फील्ड वाइंडिंग है उसको अगर हम लोग रिवर्स करा देते हैं तो हमारा जो स्पीड है वो रिवर्स करा सकते हैं। इसके कारण आपको DC सीरीज मोटर, DC शंट मोटर और बाकी मोटर्स का भी जो स्पीड रिवर्सल है, ठीक है, वो भी आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि काफी कबार जो है आर्मेचर या फिर सीरीज जो है वो भी चेंज करने के कारण हमारा स्पीड चेंज, दैट मीन्स रोटेशन हमारी चेंज हो सकती है, राइट। सो देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ओके। According to the Betts theory, the maximum possible power efficiency is 16/27 and 59% efficiency is the best conventional wind turbine can do in extracting power from the wind because, देखिए इसका मैं मीनिंग या फिर मतलब बता देता हूँ। Betts theory के अकॉर्डिंगली जो हमारा मैक्सिमम पॉसिबल पावर एफिशिएंसी है वो 16/27, जिसका इक्विवेलेंट वो सेम 59% आता है, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व कर लेते तो डेसिमल में 59% ही आता है। ये हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी हो सकती है कि हमारे कन्वेंशनल विंड टर्बाइन जो एक्सट्रैक्ट कर सके, ठीक है, विंड। इसके कारण क्या है कि जो है 100% एफिशिएंसी इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू द फ्लूइड मैकेनिक्स ऑफ अ विंड। ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, राइट। मतलब क्या है कि हमारे पास 100% एफिशिएंसी हमारी पॉसिबल नहीं है ड्यू टू फ्लूइड मैकेनिक्स ऑफ विंड, क्योंकि इसके कारण क्या होगा, अगर हम लोग 100% एफिशिएंसी अचीव करना भी चाहे तो हमारे पास कोई भी हमारे पास वेलोसिटी नहीं रहेगा जो कन्वर्जन के लिए चाहिए, ठीक है, तो वो रोटेट ही नहीं होगा उस केस में, ओके, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, ओके, कि 100% एफिशिएंसी कैन बी एक्सट्रैक्टेड, देन द फ्लो ऑफ एयर वुड बी रिड्यूस टू कंप्लीट स्टॉप एंड नो वेलोसिटी वुड रिमेन अवेलेबल टू सस्टेन द फ्लो थ्रू द एक्सट्रैक्शन मैकेनिज्म। ये स्टेटमेंट हमारे इसका रीजन हो जाएगा करेक्टली। दोनों भी स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, दैट मींस ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस बोथ ए एंड बी आर ट्रू, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the operation of a cascade connection of a slip ring induction motor is regarded as, ठीक है, cascade connection of slip ring induction motor को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज अ स्पीड कंट्रोल बाय EMF इंजेक्शन इन अ रोटर सर्किट। इसका ही अल्टरनेट नेम हम लोग कह सकते हैं, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए हमारे इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हम लोग वन बाय वन देख लेते हैं। एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल एंड परसिस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी ऑकरिंग इन द इमीडिएट एनवायरमेंट, ओके, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल एंड परसिस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी ऑकरिंग इन द इमीडिएट एनवायरमेंट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। द रिन्यूएबल एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टैटिक स्टोर ऑफ एनर्जी दैट रिमेन अंडरग्राउंड अनलेस रिलीज बाय ह्यूमन इंटरेक्शन, ये स्टेटमेंट हमारा इनवैलिड हो जाएगा, इनकरेक्ट है।
इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ग्रीन सोर्स, ग्रीन सस्टेनेबल एनर्जी, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास, इट इज द एनर्जी सप्लाइड बाय फाइनाइट सप्लाईज। फाइनाइट या फिर ब्राउन एनर्जी मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो हम लोग डिफाइन कर, जो हमारे पास लैप्स हो जाने वाली है। फाइनाइट मतलब कुछ सीमित तक ही, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ये हमारा गलत हो जाएगा। रिन्यूएबल का ही मतलब होता है कि हमारे पास में मल्टीपल और अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे पास अवेलेबल है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बोथ ऑप्शन सी, दैट मीन्स ए एंड सी आर ट्रू इन केस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जीज। ठीक है, तो ये था हमारा गाइस पेपर 1 का हमारे पास फर्स्ट 50 क्वेश्चन। इसी तरीके से हम लोग पार्ट 2, 3, 4 में हमारे पास जो रिमेनिंग 150 क्वेश्चन है वो भी हमने कवर करेंगे। ठीक है, आपको आज का सेशन कैसा लगा है मुझे जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बताइएगा। जो भी हमने कोर्सेज और जो भी आपको चीजें हमने आपको बताई, रिकमेंड किए, उसको डेफिनेटली फॉलो अप करना है। हमारे चैनल कोजीफाई और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। कोई भी क्वेरीज आती है तो प्लीज मुझसे टेलीग्राम चैनल पे आप जाके पूछ सकते हो। इसके अलावा जो सीरियस एस्पिरेंट्स है एमईएस के लिए, जिनको मॉक टेस्ट चाहिए, तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलेगा। 2022 का पेपर है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हो, इसकी प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना के रखी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइज, मिलते हैं अभी हमारे पार्ट बी में।